हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन है वो पेपर सॉल्यूशन है वो करवा रहे थे। 6 सेमेस्टर की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो 6 सेमेस्टर के अंदर जो अपना छठा सेमेस्टर है, इस छठे सेमेस्टर में अपन है वो एक पेपर सॉल्यूशन है वो करवा दिया था अपन ने एग्रोनॉमी का। आज अपन है वो द्वितीय दूसरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और आज अपन जो पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे अपने छठे सेमेस्टर का, वो करेंगे स्टूडेंट्स एग्रोन 323 सब्जेक्ट है उसका अपन है वो पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती है। जैविक खेती के कौन कौन से सिद्धांत हैं अपने सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी की, उस सब्जेक्ट के अपन है वो पेपर सॉल्यूशन है वो आज करवाने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक है वो चैनल को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन की सारी क्लासेज है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के अंदर ऑल इंडिया के अंदर जो भी सब्जेक्ट लगती है उन सभी सब्जेक्ट, ऑल इंडिया की सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के जो सब्जेक्ट है उन सभी के आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। उसके अलावा नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स और टाइपिंग किए हुए नोट्स है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको भी है वो जाके ज्वाइन कीजिए। और सारे जो स्टडी मटेरियल है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर है आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। यहाँ पर आपको है वो फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक सब्जेक्ट की है रिकॉर्डेड क्लासेज है, क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, सेमेस्टर नोट्स है वो फ्री मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। हैंड रिटन नोट्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा अपने पास 4 से 5 एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, उनके द्वारा है वो अपन यहाँ पर अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। तो आज अपन है वो एग्रोन 323 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और आज अपन बात करेंगे पेपर की 2023-24 की। कौन से पेपर की बात करेंगे स्टूडेंट्स? 2023-24 के पेपर की है वो बात करेंगे। पिछले साल अपना जो एग्रोनॉमी का पेपर आया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसका अपन पेपर सॉल्यूशन करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था उसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, या जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं जैव उर्वरक की, तो ये प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। जैव उर्वरक होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल उर्वरक होते हैं, ये प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। इनको है अपन कृत्रिम रूप से या सिंथेटिक रूप से प्रयोगशाला के अंदर है वो निर्माण नहीं करते हैं। ये नेचुरली है वो नेचुरल की देन है, प्रकृति की देन है और प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। इनमें वो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में सूक्ष्म जीव गतिविधियों को बढ़ाकर मृदा को पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं बायो फर्टिलाइजर की, तो बायो फर्टिलाइजर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंदर जीवाणु हो गए, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये होते हैं वो जीवित होते हैं, लाभकारी होते हैं, अपन को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे अपन बात करें जैव उर्वरक की एग्जाम्पल की, जैव उर्वरक के एग्जाम्पल में बात करें स्टूडेंट्स, तो अपना राइजोबियम हो गया। राइजोबियम की बात करूं तो राइजोबियम होता है ये दलहनी पादपों की जो जड़ होती है, दलहनी पादपों की जड़ों के अंदर ग्रंथियां बनाकर है उसमें लेग हीमोग्लोबिन ग्रंथियां बनवा कर है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि N2 का N3 में बदलना। N2 होती है जो अपने वातावरण के अंदर 78% होती है नाइट्रोजन, उसको है वो अमोनिया यानी N3 में है वो कन्वर्ट करती है। फिर इस N3 से है वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इस नाइट्रोजन को है पौधों के लिए उपलब्ध रूप जो नाइट्राइड और नाइट्रेट होते हैं उनमें है वो कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो अपने अलग एनाबिना हो गया, नो स्टॉक हो गया, इस प्रकार की जो जलीय फर्न होती है ये भी है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम। और अपन एग्जांपल की बात करें तो एजोटोबैक्टर हो गया। और अपन बात करें एजोटोबैक्टर के अलावा तो एजोटोबैक्टर होती है ये जो धान खाद्यान्न फसलें होती है, धान वाली, धान वगैरह इसमें हो गया। अपन बात करें धान की, तो धान के अंदर है वो एजोला होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। कौन सी स्टूडेंट्स? एजोला होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ये एक जलीय फंड होता है। सेकेंड अपन है कि जैव गतिक कृषि क्या होती है? बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। अपन को क्या बताना है स्टूडेंट्स? जैव गतिक खेती यानी बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या होती है? बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में अपन को यहाँ पर डेफिनेशन बतानी है। बात करें अगर अपन स्टूडेंट्स बायोडायनेमिक
एग्रीकल्चर की, तो ये समग्र पारिस्थितिकी और नैतिक दृष्टिकोण है जो खेत को एक है वो आत्मनिर्भर जीव के रूप में देखता है। अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स बायोडायनेमिक की, तो बायोडायनेमिक जो अपनी एग्रीकल्चर होती है, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एक समग्र पारिस्थितिकी और नैतिक दृष्टिकोण क्या है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी, और जो अपना इकोसिस्टम, और ये क्या है नैतिक दृष्टिकोण है, ये खेत को एक है वो आत्मनिर्भर जीव के रूप में देखती है। जो अपना एग्रीकल्चर फार्म होता है, खेत होता है, इस खेत को किस रूप में देखती है, एक प्राकृतिक, एक आत्मनिर्भर जीव के रूप में देखती है। किसके रूप में देखती है, आत्मनिर्भर जीव। जो आत्मनिर्भर जीव होता है उस आत्मनिर्भर जीव के रूप में ये बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर देखता है। और जैव गति की कृषि के पीछे का दर्शन कृषि में आध्यात्मिक पहलुओं को भी बल देता है। और जैव गति के पीछे अपन देखें तो ये है कृषि के जो स्पिरिचुअल पहलू होते हैं, आध्यात्मिक दर्शन होते हैं, आध्यात्मिक पहलू पर है वो बल देता है। तो ये होगी अपने बायोडायनेमिक की डेफिनेशन। अगला है अपना जीवित फलवार या लाइव मल्च क्या होता है। क्या है स्टूडेंट्स, जो जीवित पलवार होते हैं या लाइव मल्च बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लाइव मल्च। अगली अपनी डेफिनेशन है कि लाइव मल्च क्या होता है। अगर बात करें अपन लाइव मल्च की, पहले बात करते हैं अपन मल्च की। तो मल्च क्या होता है, मल्च ऐसे पदार्थ होते हैं जो है वो भूमि की सतह पर है, मृदा की नमी को रोकने के लिए या भूमि की सतह पर होते हैं, अपन इसको परत लगा देते हैं। उनको है जिन पदार्थों का अपन भूमि की सतह पर है वो परत बनाने के लिए काम में कर लेते हैं, उनको अपन मल्च बोलते हैं। जीवित पलवार का मतलब है जीवित पौधों का उपयोग करना होता है। जो जीवित पौधे होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनका उपयोग मल्च के रूप में करते हैं। अक्सर जमीन पर उगने वाली फसलें या कवर क्रॉप्स होती है, जो कवर क्रॉप्स होती है या फिर जमीन पर उगने वाली ऐसी फसलें जिनकी वृद्धि तेजी से होती है, खरपतवारों की तुलना में जिनकी ग्रोथ होती है वो तेजी से होती है वीड्स की तुलना में, उनको अपन है और लाइव मल्च के नाम से जानते हैं। खरपतवारों को दबाती है और मृदा की रक्षा करती है, जिसको लाइव मल्च कहते हैं। मल्च मतलब होता है मृदा को ढकने वाली परत, मल्च। और अगर अपन कवर क्रॉप्स यानी कि जो अपनी रक्षण फसलें होती है उनको अपन मल्च के रूप में उपयोग करें तो उनको अपन लाइव मल्च या जीवित मल्च के नाम से जानते हैं, जीवित मल्च। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्थूल जैविक खाद क्या है। आपने बताना है कि बक ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है स्टूडेंट्स। बक ऑर्गेनिक मैन्योर किसके बारे में बताना है, बक ऑर्गेनिक मैन्योर है स्थूल जैविक खाद के बारे में बताना है, जिसमें स्थूल जैविक खाद वे एक बड़ी मात्रा में जैविक सामग्री होती है जो मृदा की उर्वरता और संरचना को सुधार करने के लिए उपयोग की जाती है। इनमें गोबर खाद और हरित खाद शामिल होती है। जो बक ऑर्गेनिक मैन्योर होती है ये स्थूल खाद होती है, इसमें क्या होता है जैविक सामग्री होती है जो बड़ी मात्रा में होती है। इनके अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक होती है स्थूल खाद और एक होती है सांद्रित खाद। सांद्रित खाद और स्थूल खाद की अगर बात करें तो स्थूल खाद होती है, इसके अंदर जैविक पदार्थ की मात्रा होती है वो अधिक होती है और संरचना, भूमि की संरचना को ये सुधार कर भूमि की जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी है, मृदा की उर्वरक क्षमता है, इस मृदा की उर्वरक क्षमता के अंदर है वो ग्रोथ करती है, मृदा की उर्वरक क्षमता के अंदर वृद्धि करती है। इनमें गोबर की खाद FYM, गोबर की खाद कौन सी है स्टूडेंट्स, FYM है। उसके अलावा हरित खाद यानी कि जो ग्रीन मैन्योर है अपनी, कौन सी स्टूडेंट्स, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर की मैं बात करूं थोड़ी सी स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स अपने ऐसी फसलें जो अधिक वृद्धि वाली फसलें होती है उनको अपन है वो भूमि के अंदर उगाते हैं, उनकी वृद्धि करवाते हैं। जो वृद्धि होती है इनकी अधिक होती है जब ये पुष्पन अवस्था में आ जाती है। कौन सी स्टेज के अंदर, जब ये फ्लोरिंग स्टेज के अंदर आते हैं, तो फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले अपन है इसको मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा है भूमि के अंदर दबा देते हैं और मृदा के अंदर ऑर्गेनिक पदार्थ की जो होती है वृद्धि होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। सामान्यतः ढेंचा हो गया, उसके अलावा गवार हो गए, इस प्रकार की जो फसलें होती है इनको अपन ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। और ग्रीन मैन्योर की मैं बात करूं तो ये ग्रीन मैन्योर देने की दो विधि होती है, एक इन सिटू विधि होती है और एक एक्स सिटू विधि होती है। एक्स सिटू विधि के अंदर अपन है वो प्लांट्स की, दूसरे प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं, पादप की पत्तियों वगैरह का। अगला अपनी डेफिनेशन है वर्मी कंपोस्ट के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स, कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, क्या है स्टूडेंट्स, वर्मी कंपोस्ट। एक होता है अपना कंपोस्ट और एक होता है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के बीच में भी डिफरेंट होता है। अब अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद है, कौन सी है, वर्मी कंपोस्ट है एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये अपन को ध्यान रखना है कि वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट दोनों है वो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं जो कर्मियों की मदद से वो अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है स्टूडेंट्स, ये अपने जो कर्मी होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे केचुआ हो गया, कौन सा, केचुए के वो अपघटन से वो तैयार की जाती है। जब जैविक पदार्थों का है वो केचुओं के द्वारा अपघटन किया जाता है, उससे जो अपन को तैयार पदार्थ मिलता है उसको अपन वर्मी कंपोस्ट है वो कहते हैं। कर्मी जैविक कचरे को तोड़ते हैं और उन्हें इस समृद्ध खाद में बदलते हैं
मृदा के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। जो कर्मी होते हैं अपने आइसिनिया फोइटिडा होते हैं, केंचुए होते हैं। केंचुए का अगर अपन बॉटनिक जूलॉजिकल नेम की बात करें तो केंचुए का जूलॉजिकल नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसिनिया फोइटिडा होता है। क्या होता है? आइसिनिया फोइटिडा होता है। और जब आइसिनिया फोइटिडा है वो जैविक कचरे को तोड़ते हैं, जैविक कचरा है उनको खाते नहीं, उनका खाते हैं, अपघटन करते हैं, उनसे जो अपन को उत्पाद प्राप्त होता है उनको जैविक खाद कहते हैं। और जैविक खाद का उपयोग है वो फसलों के अंदर बहुत ही लाभदायक होता है। अब अपने ये 5 डेफिनेशन हो गए। अब अपन बात करेंगे डिफरेंट के बारे में। तो अपना पहला डिफरेंट है वो है आईपीएम और आईडीएम के बीच में। किसके बारे में? आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन। समन्वित कीट प्रबंधन। आईपीएम है वो है समन्वित कीट प्रबंधन। क्या है? समन्वित कीट प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स आईडीएम की तो आईडीएम है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट यानी कि समन्वित रोग प्रबंधन। किसका है? समन्वित रोग प्रबंधन। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन है वो कीट पेस्ट मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट समन्वित तरीके से किस प्रकार से करेंगे उसकी है वो अपन स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स आईपीएम की तो कीट नियंत्रण रणनीति जैविक, रासायनिक, सांस्कृतिक और भौतिक नियंत्रण विधियों का समायोजन होती है। जो कीट नियंत्रण की विधियां होती है स्टूडेंट्स आईपीएम के अंदर अपन क्या करते हैं? वैसे अपन आईपीएम में वो जो अपना 4th सेमेस्टर था उसके अंदर अपन ने आईपीएम को अच्छी तरीके से वो पढ़ के आई है। लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता दूं आईपीएम के अंदर अपन क्या करते हैं? जो कीट नियंत्रण की सभी विधियां होती है उन कीट नियंत्रण की विधियां होती है जो भौतिक विधि, कीट नियंत्रण की विधियों की बात करूं, मेथड्स की बात करूं तो कौन कौन सी होती है? जिसमें एक आती है भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड हो गया। उसके अलावा अपने कल्चरल मेथड हो गया। कल्चरल मेथड हो गया। और अपन बात करें तो और अपनी कौन सी है? केमिकल मेथड हो गई। तो ये होती है अपने जो जैविक विधि, रासायनिक विधि, जैविक विधि इन्हें की जो अपनी बायोलॉजी मेथड हो गई। कौन सी? बायोलॉजिकल मेथड। ये अपने जो कीट नियंत्रण की विधियां होती है फिजिकल मेथड, कल्चरल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, इन सभी विधियों का समायोजित करके अपन है वो कीट नियंत्रण करते हैं। तथा इसमें क्या करते हैं कि कीट नियंत्रण के अंदर पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो वो तो कहलाता है अपने आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जिसमें जैविक, बायोलॉजिकल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, रासायनिक, केमिकल और भौतिक फिजिकल विधियों का अपन समायोजन करते हैं। आईपीएम और आईडीएम दोनों के अंदर है अपन आईपीएम के अंदर तो पेस्ट कंट्रोल के लिए सभी विधियों का है समायोजन करेंगे, एक साथ सामूहिक रूप से है वो प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर अपन रसायनों का कम से कम प्रयोग करेंगे। और अगर मैं आईडीएम की बात करूं तो आईडीएम के अंदर ये जो रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल की सारी विधियों का अपन एक साथ में समग्र रूप से प्रयोग करेंगे। और अपन देखें तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कीटों को नियंत्रित करने का पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर अपन मैं बात करूं पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से, अगर अपन बात करें पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बात करें तो ये जो अपनी आईपीएम है ये कीटों को नियंत्रित करने की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि जो पौधों के रोगों को नियंत्रित करने पर है वो ध्यान केंद्रित करता है ताकि पौधों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। आईपीएम के अंदर अपन कीटों का नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण होता है जो अपना एनवायरमेंट होता है इसको ध्यान में रखते हुए आईपीएम के अंदर अपन कीटों को नियंत्रित करते हैं। और आईडीएम के अंदर है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपन पादप रोग होते हैं उनका नियंत्रण करते हैं और पौधों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग करना और सतत कीट नियंत्रण को बढ़ावा देता है। जो आईपीएम होता है इसके अंदर जो अपने केमिकल मेथड्स हैं, रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना, और अपन बात करें तो ये है सतत कीट नियंत्रण यानी कि लगातार कीट नियंत्रण को बढ़ावा देता है। रोगों के आईपीएम की आईडीएम की बात करें तो रोगों के प्रसार को कम करता है और सतत फसल स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ाता है। आईडीएम की बात करें तो स्टूडेंट्स आईडीएम होता है वो क्या करता है कि रोगों के प्रसार को कम करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? रोगों के प्रसार को है वो कम करता है। और अपन बात करें तो ये फसल स्वास्थ्य के प्रबंधन पर अधिक ध्यान देता है। तो ये अपना हो गया आईपीएम और आईडीएम के बीच का अंतर। अगला है अपना स्टूडेंट्स अंतर की जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फार्मिंग क्या होता है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन
और जैविक खेती के बीच में अपन को बताना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फार्मिंग यानी कि INMF इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फार्मिंग, INMF और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के बीच में अपन वो अंतर बताना है। अगर मैं बात करूं जैविक खेती की, तो जैविक खेती में है वो जैविक खेती पर अधिक जोर दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण हो सके। और जबकि अपन इसमें क्या करते हैं, INMF में पोषक तत्वों के प्रबंधन के अभिन्न अंग के रूप में वो शामिल किया जाता है। और अपन बात करें कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इन दोनों का। ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है अपन जैविक उत्पाद होते हैं, इन जैविक उत्पादों का है वो अधिकतम उपयोग करते हैं। तो जैविक अपने प्रोडक्ट होते हैं, जैविक जैसे बायो फर्टिलाइजर हो गया, बायो पेस्टिसाइड हो गया, इनका अपन है वो अधिक प्रयोग करते हैं। जबकि INMF के अंदर है वो अपन समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की विधियों को है वो अपनाते हैं। अगला है अपना इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनिक की बात करें तो यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है और टिकाऊ भी है। कैसी है, पर्यावरण के लिए अनुकूल और टिकाऊ विधि है क्योंकि यह सिंथेटिक रसायनों का उपयोग से बचती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन सिंथेटिक रसायन है यानी कि जो केमिकल रसायन होते हैं इनका उपयोग अपन कम करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और जैव विविधता को बढ़ाता है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर है वो वृद्धि करता है, बायोडाइवर्सिटी को ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाता है। INMF की बात करें अपन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फार्मिंग की बात करें तो यह भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। जो पर्यावरण के ऊपर हानिकारक प्रभाव होता है इसको है वो कम करता है, ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन ये सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों का सीमित उपयोग हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सिंथेटिक उर्वरक का और जो सिंथेटिक कीटनाशक होते हैं इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जबकि INMF के अंदर है वो सीमित मात्रा के अंदर अपन है वो सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। और अपन बात करें अगला स्टूडेंट्स की उत्पादकता होती है वो कैसी होती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रारंभिक वर्षों में उत्पादकता होती है कम होती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के साथ स्थिर हो जाती है। अगर अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर प्रारंभिक यानी कि शुरुआती वर्षों के अंदर इनकी उत्पादकता कम होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मृदा है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, तो उनकी जो स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा तो उत्पादकता है वो स्थिर रह जाएगी। और अपन बात करें INMF में, तो इनमें पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग के कारण उत्पादकता को बनाए रखने या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। INMF के अंदर अपन पोषक तत्वों को संतुलित रूप से प्रयोग करेंगे जिससे उनके उत्पादकता बढ़ने पर है वो ध्यान रखा जाता है। अगला है स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण की बात करें तो जैविक उत्पादों के रूप में प्रमाणित होने के लिए सख्त मानकों का पालन करना आवश्यक होता है। इनमें सख्त मानकों का पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें कोई विशिष्ट प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अपन कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो अपने पास प्रमाण होना चाहिए कि अपन ने वाकई के अंदर है इनके अंदर कोई भी सिंथेटिक रसायन का प्रयोग नहीं किया है। तो इनके लिए वो सख्त मानकों का पालन करना जरूरी है, जबकि इनके अंदर कोई विशेष INMF के अंदर कोई विशेष जोर है वो नहीं दिया जाता है। और अपन अंतर की बात करें तो जैविक ऑर्गेनिक का मुख्य उद्देश्य की बात करें, मेन ऑब्जेक्ट या एम की बात करें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सिंथेटिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग से बचना। जो सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक होती है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर और जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं, इनके प्रयोग से बचना। प्राकृतिक तरीकों से टिकाऊ खेती करना, इनका क्या है जो उद्देश्य होता है वो होता है नेचुरल तरीके से वो सस्टेनेबल फार्मिंग को ये बढ़ावा देनी चाहती है। जबकि INMF की बात करें तो मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जैविक अकार्बनिक जैविक स्रोतों सहित सभी आवश्यक पोषक तत्वों एकीकृत कुशल है इनका उपयोग करना चाहिए। INMF का मुख्य उद्देश्य होता है पोषक तत्वों का कुशल तरीके से वो प्रयोग करना और उत्पादकता को है बनाए रखना। फिर इनमें आप उर्वरक देख लेते हो तो जैविक के अंदर अपन केवल जैविक उर्वरकों का ये प्रयोग करेंगे जिसमें कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु खाद आदि आते हैं। जबकि इनके अंदर है वो जैविक और अकार्बनिक INMF के अंदर दोनों प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग है वो अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका प्रयोग। अब अपन अंतर हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट कैसा है, क्या होता है। जैविक खरपतवार प्रबंधन। अपन ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं। अपन वो जैविक खेती के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो इनमें अपन को एक चीज ये भी ध्यान होनी चाहिए कि अपन खरपतवारों का
जैविक रूप से किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी है अपन इसमें बताना है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट की, जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो अपना जैविक खरपतवार प्रबंधन है, ये जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने और रासायनिक शाकनाशियों पर निर्भरता को कम करने की मदद करता है। जो अपना ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट होता है, कौन सा, ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट। ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट होता है, ये क्या कार्य करता है, ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट एक तो मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, क्या करता है, मृदा स्वास्थ्य के अंदर है वो वृद्धि करता है। दूसरा और अपन बात करें तो ये क्या करता है, जो अपने सिंथेटिक या केमिकल वीडसाइड होते हैं, शाकनाशी होते हैं, वीडसाइड होती है, उनके ऊपर निर्भरता को कम करता है। यानी कि कृत्रिम, यहाँ अपन इसको बोल सकते हैं सिंथेटिक। सिंथेसिस जो अपने वीडीसाइड होते हैं, इन सिंथेसिस वीडीसाइड या जो अपने शाकनाशी होते हैं, इनके प्रयोग को है वो कम करने का सहयोग करते हैं। अगला है सिंथेटिक रसायनों पर निर्भर रहने की बजाय जैविक खेती प्राकृतिक सतत तरीकों का उपयोग करती है। इसमें जैविक खेती के अंदर है अपन सिंथेटिक रसायनों पर बिल्कुल भी है वो निर्भर नहीं रहते हैं, उनकी तुलना में अपन प्राकृतिक और सतत तरीके, जो सस्टेनेबल जो अपने तरीके होते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। यह प्रभावी रूप से खरपतवारों को नियंत्रित और प्रबंधित करती है। क्या करती है, प्रभावी रूप से खरपतवारों को नियंत्रित और प्रबंधित करने का कार्य करती है। अब अपन देखते हैं इनके कौन कौन से तरीके, यानी कि जो जैविक खरपतवार प्रबंधन है, ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट के कौन कौन से तरीके। पहला है पलवार या मल्चिंग। कौन सा स्टूडेंट्स, पलवार या मल्चिंग। पलवार की बात करूं मैं तो पलवार में मृदा जैविक पदार्थ जैसे फूसा, पत्तियां या घास के जो कतरे होते हैं, कतरों को ढकना शामिल होता है। पलवार के अंदर अपन क्या करते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं जैसे घास हो गई, फूसा हो गया, पत्तियां हो गया, इनके द्वारा पतली पतली परतों के रूप में अपन मृदा को ढक देते हैं। तो ये खरपतवारों के बीजों को सूरज की रोशनी से बचाता है, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। जो अगर मृदा को अपन जैविक पलवार या अपन है वो मृदा के ऊपर पलवार कर देंगे, मल्चिंग की क्रिया कर देंगे, उनको है पतली परत से वो ढक देंगे, तो मृदा के अंदर जो बीज होते हैं उनको सूर्य का प्रकाश है प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा, और वे अंकुरित होने से पहले या अंकुरित होने के बाद में है वो नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा और अपन कौन से तरीके अपना सकते हैं, और अगला है अपना फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। कौन सा स्टूडेंट्स, क्रॉप रोटेशन। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स क्रॉप रोटेशन की, कि क्रॉप रोटेशन है वो खरपतवार नियंत्रण में कैसे सहायक है, तो खरपतवार प्रबंधन के लिए फसल चक्र का भी अहम भूमिका होती है। प्रबंधन है वो अहम भूमिका होती है। कैसे होती है उनकी अगर अपन बात करें तो कुछ खरपतवार होती है जो विशेष कुल की फसलों के साथ में ही लगती है, तो उनको है अगर अपन फसलों को क्रॉप रोटेशन करेंगे तो अपन उसमें क्रॉप रोटेशन में कवर क्रॉप का प्रयोग करेंगे। कौन सी फसलों का, जो अपनी कवर क्रॉप्स होती है, कवर क्रॉप का प्रयोग कर देंगे, या जो अधिक फैलने वाली फसलें उनको अपन उगाएंगे, तो ये अधिक रूप से फैल कर है वो वृद्धि कर देगी, जिससे जो खरपतवार है वो नीचे जमीन के अंदर ही रह जाएगा। उसके अलावा है मैनुअल निराई गुड़ाई, हाथों से अपन है वो खरपतवारों को उखाड़ देंगे, यह भी अपना एक ऑर्गेनिक खरपतवार मैनेजमेंट हो गया। उसके अलावा जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण में खरपतवारों का प्राकृतिक शिकारी या प्रतिस्पर्धियों का उपयोग किया जाता है। जैविक नियंत्रण के अंदर अपन क्या करेंगे, जो नेचुरल शिकारी होते हैं, नेचुरल हंटर्स होते हैं, इनका उपयोग यहाँ अपने जो खरपतवारों के अगले दूसरे टाइप के जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनका अपन है वो प्रयोग करेंगे। जैसे कीट, कवक, जानवरों का अपन है वो प्रयोग करेंगे। जहाँ खरपतवार है उगा हुआ, वहां अपन है वो जानवरों से उस खरपतवारों को नष्ट करवा देंगे, और उसके अंदर कोई विशेष प्रकार के कीट या कवक का प्रयोग है वो कर लेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैविक खेती के सिद्धांत बताइए, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के सिद्धांतों के बारे में अपन को है वो विस्तार से वर्णन करना है। जैविक खेती एक ऐसे सिद्धांतों के सेट पर आधारित है जो सततता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और पारिस्थितिकी तंत्र और उपभोक्ता दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक ऐसी कृषि तंत्र बनाना है जो पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से है वो न्यायपूर्ण करने का कार्य करता हो। उनका है वो अपना जैविक नियंत्रण के मुख्य सिद्धांत है। अब अपन बात करते हैं सिद्धांतों की, तो पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य या हेल्थ। जैविक नियंत्रण का पहला सिद्धांत कौन सा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला सिद्धांत है वो है स्वास्थ्य। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य ऐसा भोजन उत्पाद करना जो न केवल उपभोक्ता के लिए स्वस्थ
को बल्कि मृदा और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में योगदान करें। तो पहला स्टूडेंट जो अपना सिद्धांत है वो क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो स्वास्थ्य के सिद्धांत के अंदर क्या आता है कि जैविक खेती होती है, जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि केवल अपन उपभोक्ता को स्वस्थ और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएं, लेकिन उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग के मुख्य सिद्धांत के अंदर यह भी आता है कि जो मृदा है, मृदा और पर्यावरण भी है वो स्वस्थ बना रहे। तो ये इसका पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो जैविक खेती का उद्देश्य है वो प्रकृति के साथ में सामंजस्यपूर्ण तंत्र ढंग से है वो काम करता है। तंत्र ढंग से है वो काम करना। जो इकोलॉजी होती है अपनी पारिस्थितिकी होती है, पारिस्थितिकी तंत्र को भी है वो मजबूत बनाए रखने का कार्य करती है। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाने का कार्य करती है। उसके अलावा अगला जो इनका प्रिंसिपल है वो है न्याय। कौन सा है स्टूडेंट्स, न्याय। अब अपन बात करते हैं इनके देखभाल की। एक और सिद्धांत है देखभाल, कि जैविक खेती संसाधनों के सावधानी पूर्वक प्रबंधन, अपशिष्ट को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। देखभाल की मैं बात करूं, देखभाल सिद्धांत की, तो जो जैविक खेती होती है ये संसाधनों को सावधानी पूर्ण तरीके से वो प्रबंधन करवाती है, अपशिष्ट को कम करने, पारिस्थितिकी तंत्र की जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। ये भविष्य की पीढ़ियों की भलाई से जुड़ी होती है, भविष्य की पीढ़ियों की भलाई से वो जुड़ी होती है। ये सुनिश्चित करते हुए कि कृषि तंत्र को सतत बनाने का कार्य करती है, कृषि तंत्र को है वो सतत बनाने का जैविक खेती है वो कार्य करती है। अगला है एनपीओपी, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। क्या स्टूडेंट्स, एनपीओपी के कार्य संचालन प्रारूप का चित्रण कीजिए। एनपीओपी होती है, अगर मैं फुल फॉर्म ऑफ एनपीओ की बात करूं कि एनपीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम होता है, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कार्यक्रम होता है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जो इसका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। क्या होता है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, एनपीओपी, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। भारत में एक अवधारणा है जो जैविक खेती परमानन को बढ़ावा देती है। भारत के अंदर क्या है एक स्टूडेंट्स अवधारणा है, यह जैविक खेती के परमानन को बढ़ावा देती है। परमानन निकायों, राष्ट्रीय लोगों तथा इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियमों का मानदंड तैयार करती है। जैविक खेती करने के लिए जो मानदंड यहाँ पर जो नियम वगैरह है ये सब है वो एनपीओपी के द्वारा बनाए जाते हैं। उत्पादों को न्यायपूर्ण प्रमाण किया जाता है जो जैविक है या नहीं है। जो अपना उत्पाद है, प्रोडक्ट होता है, इनको है वो प्रमाण किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कोई भी अपन प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रमाण तैयार किया जाता है कि ये प्रोडक्ट है वो अपना ऑर्गेनिक है या नहीं है, जैविक है नहीं है। उन सभी का कार्य कौन करती है, एनपीओपी करती है। और अपन बात करें कि एनपीओपी की क्या कार्य है, तो जैविक खेती वो संबंधित उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है। जो जैविक खेती और जैविक इसके संबंधित उपाय है, जो जैविक पदार्थ वगैरह होते हैं, इनके जो निर्माण के लिए मानक होते हैं, नियम वगैरह होते हैं, रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनका है वो निर्माण करने का कार्य करती है। एनपीओपी एक परिचालन संरचना को शामिल है। जो एक परिचालन संरचना होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसके अंदर है वो एनपीओपी एक मुख्य भूमिका निभाती है, मुख्य रूप से शामिल है। शीर्ष निकाय है, क्या है स्टूडेंट्स, ये एक शीर्ष निकाय है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन में ये एक शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर एनसीओपी, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनपीओपी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। जो राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर है स्टूडेंट्स, एनसीओपी, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये क्या है, एनपीओपी के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। राष्ट्रीय जैविक प्रमाणन कार्यक्रम प्रमाण निकायों को मान्यता देता है। जो राष्ट्रीय जैविक प्रमाणन कार्यक्रम है स्टूडेंट्स, ये प्रमाण निकायों को मान्यता देता है। प्रमाणन निकाय जैविक खेतों और उत्पादों का निरीक्षण और प्रमाणित करते हैं। राज्य जैविक खेती मिशन राज्य स्तर पर है वो एनपीओपी लागू करते हैं। राज्य जैविक खेती मिशन है वो राज्य स्तर पर एनपीओपी लागू करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट क्षेत्रीय कार्यालय प्रमाणन और निरीक्षण प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं। प्रमाणन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जैविक है कि नहीं है उसको प्रमाणित करना, ये प्रमाणन कहलाता है। ये प्रमाणन और निरीक्षण प्रक्रियाओं का समर्थन करता है। जैविक खेती संघ जैविक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देता है। जो जैविक खेती संघ है स्टूडेंट्स,
ये क्या करता है, जैविक खेती की जो पद्धतियां होती है उन पद्धतियों को बढ़ावा देता है कि किस प्रकार से अपन को जैविक खेती करनी चाहिए, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, कब उसके अंदर वीड कंट्रोल करना चाहिए, कब उसके अंदर इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करना चाहिए, अगर कोई डिजीज है तो डिजीज को अपन ऑर्गेनिक रूप से किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। इस प्रकार की जो सारी पद्धतियां होती हैं वो जैविक खेती संघ के अंडर में है, वो बढ़ावा देती है। फिर एक किसान, अगर मैं फार्मर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, किसान की बात करूं तो जैविक उत्पाद उत्पादित करे और परमाणीकरण से गुजरे। जो किसान होते हैं ये जैविक उत्पाद का उत्पादन करते हैं और परमाणीकरण की जो प्रोसेस होती है इससे वो गुजरने का कार्य करते हैं। निरीक्षण का निकाय, ये निरीक्षण और लेखा जोखा करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का है वो निरीक्षण करते हैं और लेखा जोखा करते हैं। उसके अलावा प्रयोगशालाएं, ये अवशेष विश्लेषण के लिए जैविक उत्पादों का परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो जैविक उत्पाद आते हैं उनका परीक्षण करते हैं प्रयोगशालाएं। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की जैविक खेती में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM। क्या स्टूडेंट्स, INM किसके बारे में बताना है, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर स्टूडेंट्स INM क्या महत्व क्या है, इसके बारे में अपन को इस क्वेश्चन के अंदर है वो बताना है। INM की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। जैविक खेती में INM का तात्पर्य मृदा के पोषक तत्वों के समुचित प्रबंधन है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मृदा की उर्वरकों फसल उत्पादकता को बनाए रखे और बढ़ाए। INM का मतलब होता है कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं इन पोषक तत्वों का समुचित रूप से प्रबंधन करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खेती को है वो मृदा की उर्वरता को है बनाए रखना तथा उत्पादकता को है बनाए रखना और उत्पादकता को धीरे धीरे बढ़ाए रखना। ये होता है इसका मुख्य INM का जो उद्देश्य होता है वो होता है। यहाँ इसका अपन तात्पर्य वगैरह कुछ भी मान सकते हैं कि INM क्या होता है। तो INM के अंतर्गत INM का मतलब होता है कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व उपस्थित है इन पोषक तत्वों का समुचित रूप से प्रयोग करना, और जो अपन समुचित रूप से पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बनाए रखना, उत्पादकता को बनाए रखना और उत्पादकता को बढ़ाए रखना INM का मुख्य जो होता है वो एम होता है, अपन उद्देश्य मान सकते हैं। INM में जैविक उर्वरक, हरी खाद, जैव उर्वरक, फसल अवशिष्ट और कंपोस्ट का उपयोग शामिल होता है। INM के अंदर अपने जैविक उर्वरक जो ऑर्गेनिक जैविक उर्वरक होते हैं, जो अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसके अलावा हरी खाद, जैव उर्वरक, फसल अवशिष्ट और कंपोस्ट का अपन प्रयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य है पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाना, अनुकूलित करना। INM अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर INM की बात करें तो जो भी अपने ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स का अपन है वो इसके अंदर प्रयोग करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, उनको अनुकूलित करना, जबकि दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य को है बनाए रखना, यानी कि मृदा जो सोइल हेल्थ है उनको है लंबे समय तक बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और अपन बात करें जैविक उर्वरकों का उपयोग, जो अपने जैविक उर्वरक होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, इन बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अपन किस प्रकार से करते हैं। अगर मैं बात करूं बायो फर्टिलाइजर की तो जैविक उर्वरक जैसे कि गोवर्धन खाद, यानी कि जिसको अपन FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, जो अपने पशु होते हैं फार्म के अंदर उनकी जो खाद होती है उसको अपन गोवर्धन खाद या फिर फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद क्या होती है, ये जीवाणुओं के द्वारा या जो सूक्ष्म जीव होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायवीय परिस्थितियां या अवायवीय परिस्थितियों में ऑर्गेनिक पदार्थ का क्या करते हैं, ये अपघटन करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए के द्वारा है ऑर्गेनिक पदार्थ का अपघटन किया जाता है। हरी खाद का उपयोग है मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। जैविक उर्वरकों की मैं बात करूं तो इनमें अपन जैविक उर्वरक और FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो ग्रीन खाद होती है, इनका उपयोग है अपन मृदा की आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए प्रयोग करते हैं। उर्वरक केवल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं करते हैं, जो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये प्रदान नहीं करते। उनके अलावा मृदा की बनावट, यानी कि जो मृदा की संरचना होती है, सॉइल स्ट्रक्चर होती है, सॉइल टैक्सोनॉमी होती है, सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टैक्सोनॉमी को बनाती है। मृदा की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा के कण होते हैं उन मृदा के कणों के बीच में जलों को धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है। और अपन बात करें तो सूक्ष्म जीव गतिविधि, मृदा के अंदर जो ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है वो गतिविधि को भी है वो बढ़ाने का कार्य करते हैं अपने ऑर्गेनिक फार्म। जो ऑर्गेनिक फार्म होते हैं, जैविक उर्वरक होते हैं,
जैविक उर्वरक होते हैं उनको बायो फर्टिलाइजर ये कार्य करते हैं। और अब बात करते हैं अपन फसल अपशिष्ट और हरी खाद। इनके अंदर अपन फसल अपशिष्ट और हरी खाद का भी प्रयोग करते हैं। फसल अपशिष्ट जैसे भूसा, पत्तियां, अन्य पौधों का पदार्थ जो मृदा में वापस है वो डाल दिया जाता है, जिससे मृदा के अंदर जैविक सामग्री बढ़ जाती है। मृदा के अंदर जो जैविक पदार्थ है वो बढ़ जाएगा। जैविक पदार्थ के बढ़ने से मृदा के अंदर ह्यूमस होता है, जो अपना ह्यूमस की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ह्यूमस क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मृदा के जैविक पदार्थ होता है, इनका अपघटन के बाद में जो अपन गहरे काले भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है वो ह्यूमस होता है। ह्यूमस की WHC अधिक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता अधिक होती है। उसके अलावा जो इसकी CEC होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC वो भी है, वो अधिक होती है, धनायन विनिमय क्षमता। उसके अलावा pH को है ये संतुलित करता है। उसके अलावा मृदा का जो बफर कोण है, बफर विलयन है, मृदा को है बफर विलयन बनाता है मृदा को, जिससे क्या होता है pH के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, मृदा के तापमान को बढ़ाता है। ये सभी कार्य है वो ऑर्गेनिक पदार्थों के द्वारा होते हैं। उसके अलावा जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा आदि। माइकोराइजा कवक और जो उच्च कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों के बीच का सहजीवन संबंध है। अब अपन बात करते हैं मृदा और जल संरक्षण की तकनीकों के बारे में। ये चौथा ही है, इसी का ही है पार्ट, मृदा और जल संरक्षण की तकनीक। तो इनमें अपन जैविक खेती में मृदा और जल संरक्षण की विधियों जैसे कि पलवार, अपन क्या कर देंगे, पलवार का प्रयोग करेंगे, जिससे अपनी मृदा के अंदर नमी है वो संरक्षित रहेगी। उसके अलावा फसल धुमत और काउंटर कर्मियों पर है वो काउंटर फार्मिंग पर है वो जोर अधिक देंगे। और अपन बात करें तो संतुलित पोषक तत्वों की है वो आपूर्ति करवाएंगे। क्या करेंगे? संतुलित पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाएंगे। INM में तथा लक्ष्य ये है कि फसलों को संतुलित पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाई जाए। जो अपना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, इसका मुख्य एम्स होता है वो होता है फसलों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाई जाए। अगला क्वेश्चन है कि INM की तकनीकें। यह तो हो गई INM के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है INM के, अपन किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उनके बारे में अब अपन बात करते हैं INM की टेक्निक के बारे में। तो कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग, ये मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। जो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट होती है ये मृदा के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की है वो प्रदान करते हैं। अगला है फसल घुमाव और अंतर्वर्तीय कृषि। क्या है स्टूडेंट्स? फसल घुमाव और अंतर्वर्तीय कृषि। इसमें क्या होता है, फसल घुमाव में विभिन्न फसलों को है वो बारी बारी से उगाना चाहिए। फसल घुमाने का मतलब होता है क्रॉप रोटेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रॉप रोटेशन। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हिंदी के अंदर है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, अपन को ध्यान रखना है क्रॉप रोटेशन, यहाँ जिसको अपन फसल चक्र बोलते हैं वो होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ क्रॉप घुमाव का मतलब होता है फसल चक्र। काफी समय से मैं वो कंफ्यूज था, अब पता चला कि फसल घुमाव क्या होता है, तो फसल चक्र होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? फसल चक्र होता है। फसल चक्र का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा अपन अंतर्वर्तीय कृषि का प्रयोग है वो करेंगे। हिंदी के अंदर है, कुछ भी हो सकता है। फसल चक्र में विभिन्न फसलों में बारी बारी से वो उगाना शामिल होता है। फसल चक्र में क्या करते हैं, विभिन्न फसलों को अपन एक के बाद एक अलग अलग कुल की है वो फसलों को उगाते हैं, जिससे क्या होता है मृदा में पोषक तत्वों की कमी को रोका जाता है और कीट और रोगों का क्या होता है, संचयन कम होता है। अगला है अपना जैव आधारित इनपुट्स का अपन प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो ऑर्गेनिक आधारित होते हैं, जैव आधारित इनपुट्स होते हैं, उनका प्रयोग करेंगे। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक आदि का अपन है वो प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अपन ने वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपन प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, उसके बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अपन को कौन कौन से स्टेप अपनाने हैं, कौन कौन से कदम अपनाने हैं, उनके बारे में अपन वो स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। तो जैविक खेती पारंपरिक कृषि प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये जो अपनी पारंपरिक कृषि होती है, पारंपरिक कृषि प्रथाओं है, इन पारंपरिक कृषि प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर है वो उभरी है। यह पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण, रासायनिक इनपुट्स पर निर्भरता में कमी करती है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये पर्यावरण के अनुकूल है। रासायनिक दृष्टिकोण और रासायनिक इनपुट्स पर है वो निर्भरता को क्या करते हैं, कम करते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण या फिर जो अपने रासायनिक इनपुट के इनके ऊपर निर्भरता को कम करते हैं। ये सतत कृषि प्रथाओं पर जोर देती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? जो सतत कृषि प्रथाएं होती है
इन सतत कृषि प्रथाओं पर है वो जोर देने का कार्य करती है। अगला अपन बात करें तो जैविक खेती प्रदूषण को कम करने के लिए वो आवश्यक है। जो जैविक खेती होती है ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी आवश्यक है, प्रदूषण को कम करने के लिए भी आवश्यक है। अगला है कि किसान स्तर पर विभिन्न कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे जो जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से कदम है। पहला है किसानों के लिए जागरूक करना। किसानों को है वो जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जागरूक करना। सरकार और कृषि संस्थानों को किसानों के लिए जैविक खेती का लाभ, इसका पर्यावरणीय फायदे, कैसे ये दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ा सकता है, इसके बारे में जागरूकता अभियानों के आयोजन करके है वो किसानों को जागरूक करना। उसके अलावा प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करना, कीट नियंत्रण की विधियों को बताना, स्वास्थ्य प्रबंधन, कंपोस्टिंग, इन सभी के बारे में जानकारी देना और जैव उर्वरकों के उपयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की इनको आवश्यकता है। अगला है सब्सिडी और वित्तीय सहायता। किसानों को है वो ऑर्गेनिक इनपुट्स खरीदने में के लिए वो सब्सिडी है, यहाँ पर कम ब्याज दर वाले है वो इनको क्या प्रदान करना चाहिए, ऋण प्रदान करने चाहिए। किसानों को ऑर्गेनिक इनपुट्स खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पर कम ब्याज दर ऋण की जो ब्याज दर है, ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है, किसानों को करवानी चाहिए। उसके अलावा जैविक प्रमाणन और विपणन संबंध में जो जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया होती है इसको सरल बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैविक प्रक्रिया जो प्रमाणन की प्रक्रिया होती है यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को देखकर बताना, उसकी जो बताना कि ये प्रोडक्ट जैविक है नहीं है, उसको प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको सरल करना चाहिए। जैविक उत्पादों के लिए मजबूत विपणन संबंध बनाना चाहिए, जैविक उपज की मांग को बढ़ा सकते हैं। अगला है जैविक खेती के लिए इनपुट्स को बढ़ावा देना। जो जैविक खेती के इनपुट्स है इनको है वो बढ़ावा देना। ये अपन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के तरीके। उच्च गुणवत्ता वाले जैविक बीज, खाद, जैव उर्वरक और जैविक कीटनाशकों का उपलब्धता जैविक खेती की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता वाले जो जैविक बीज होते हैं, जैविक बीज, खाद, जैव उर्वरक और जैविक कीटनाशकों का उपलब्धता जैविक खेती के सफलता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण है। फिर अनुसंधान और विकास। क्या स्टूडेंट्स, अनुसंधान और विकास यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो जैविक खेती की तकनीकों, कीट नियंत्रण की विधियां, रोग प्रबंधन प्रथाओं पर है वो अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि इन पर अपन को रिसर्च करना चाहिए कि जैविक खेती के अंदर अपन है वो किस प्रकार से कीट नियंत्रण कर सकते हैं, उनका रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, इन सभी के ऊपर अपन को रिसर्च की है वो आवश्यकता है। जैविक खेती के उत्पादों को प्रोत्साहन करना। जो जैविक खेती के उत्पाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उनको भी है वो प्रोत्साहन करना। राष्ट्रीय नीतियों में जैविक खेती का है वो समावेशन करना। राष्ट्रीय नीतियां होती है जो अपनी नेशनल पॉलिसी होती है, इनके अंदर जैविक खेती को परमानेंट करना। ये मैं आज अपने हो गए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के कौन कौन से पद है, स्टेप है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं स्टूडेंट्स कि अगला जो आने वाला समय है, आने वाले टाइम के अंदर जैविक खेती के ऊपर है वो सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर जैविक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा, ये अपन को है वो ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जो अपनी वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट के ऊपर भी है वो सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा। लोग है वो जैविक खेती के और वर्मी कंपोस्ट की ओर अभी है वो आकर्षित ज्यादा होते हैं। इन चीजों का अपन को है वो ध्यान रखना है। अगला है कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती में समस्याओं का विवरण करते हुए जैविक खेती में उत्पादकता को बढ़ाने की रणनीतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अपन को क्या बताना है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है। उसके अलावा जो जैविक खेती के कौन कौन से प्रॉब्लम है, जैविक खेती के प्रॉब्लम्स के बारे में अपन को बताना है। फिर जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपन है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, इसको बढ़ाने के लिए अपन कौन कौन से रणनीति तैयारी करेंगे उनकी अपन को यह बताना है। पहले अपन बात करते हैं जैविक फार्मिंग की कि जो ऑर्गेनिक खेती होती है वो क्या होती है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक खेती की, जैविक फार्मिंग की, तो जैविक खेती एक प्रकार की खेती है जो सिंथेटिक रसायनों जैसे कीटनाशक, उर्वरक और अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों को बजाय प्राकृतिक प्रक्रियाओं और इनपुट्स पर निर्भर रहती है। जो जैविक खेती है ये एक खेती का प्रकार है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग खेती का प्रकार है। इस खेती के अंदर जो सिंथेटिक रसायन है, कीटनाशक है या फिर जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड जो जीव है, इनका प्रयोग है वो कम से कम करना तथा जैविक पदार्थों का प्रयोग अधिक से अधिक करने पर है वो जोर देती है। इस पद्धति का उद्देश्य फसलों की खेती और भविष्यों को इस तरह से उगाना जो
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखे, मृदा की उर्वरता बढ़ाए और जैव विविधता को एवं बढ़ावा देने का कार्य करे। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, फसलों और पशुपालन को इस तरह से वो उगाना जिससे उनके बीच जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहे। मृदा की उर्वरक क्षमता होती है, जो सॉइल फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है, उनमें ग्रोथ और जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को क्या मिले, बढ़ावा मिले। अगला है अपन जैविक खेती की समस्याएं। प्रॉब्लम कौन कौन सी है। पहली है उच्च प्रारंभिक लागत। जैविक खेती शुरू करती है तो जैविक खेती की प्रारंभिक लागत है वो उच्च है। जैविक खेती में अक्सर जैविक बीजों, जैव उर्वरक और खाद जैसे जैविक इनपुट्स के रूप में इनका प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरा है सीमित ज्ञान और प्रशिक्षण। किसानों के पास में है वो जैविक खेती को लेकर है वो ज्ञान है वो सीमित है और उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कई किसान पास जैविक खेती को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल नहीं होता है। वो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन ज्ञान और कौशल की कमी होती है। फिर अगला है कीट और रोग प्रबंधन। जैविक खेती में वो प्राकृतिक कीट नियंत्रण की विधियां जैसे जैविक कीट नियंत्रण फसल चक्र पर निर्भर करती है। फसल चक्र पर वो निर्भर करती है। हालांकि ये विधियां रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में अक्सर कम प्रभावी होती है। जो जैविक फार्मिंग के अंदर अपन कीट नियंत्रण की जो विधियां अपनाते हैं ये रासायनिक की तुलना में कम प्रभावी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप है वो फसलों में कीट और रोगों की समस्या बढ़ जाती है। अगला है कम उत्पादन। जैविक खेती में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि पारंपरिक खेती की तुलना में उपज है वो कम होती है। जैविक खेती के अंदर जो उपज होती है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इनके अंदर उपज होती है वो कम होती है। जैविक खेती प्राकृतिक मृदा की उर्वरता और फसल चक्र पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ये प्राकृतिक मृदा की उर्वरता और फसल चक्र पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, फसल चक्र पर है वो निर्भर करती है, जो कभी कभी फसल उत्पादन को कम कर सकती है, जिससे खासकर जैविक प्रथाओं में संक्रमण के प्रारंभिक चरणों में ये हो सकता है। उसके अलावा परमानेंट और लेबलिंग करने की जो प्रक्रिया है ये जटिल है। उसके अलावा अब अपन कौन कौन सी रणनीतियां बनाए जिससे अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको बढ़ावा मिले। क्या स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अपन कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां बनाई, कौन कौन सी योजना बनाई जिससे इनको बढ़ावा मिले। तो इनके अगर अपन बात करें रणनीतियों की, तो पहला है कि जैविक खेती की समस्याओं को हल करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान कई रणनीतियां अपना सकता है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने, कीट प्रबंधन में सुधार और फसल की उपज को अनुकूलित करने पर केंद्रित करता है। किसान ने वैसे कई समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों को अपनाता है, जिससे फसल उत्पादन है अधिक हो, उनके अंदर है जो मृदा की उर्वरता है वो बढ़े, रोग और कीट नियंत्रण है आसानी से हो सके। पहला है फसल चक्र और विविधीकरण करना चाहिए। जैविक खेती के अंदर है अपन को फसल चक्र अपनाना चाहिए और विविधीकरण करना चाहिए, यानी कि अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। अगला है खाद बनाना और जैविक इनपुट्स का प्रयोग करना। क्या स्टूडेंट्स, खाद बनाना और जैविक इनपुट अपन को है वर्मी कंपोस्ट ऐसी खादें बनानी चाहिए किसानों को, और जैविक इनपुट्स का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। समन्वित कीट प्रबंधन का प्रयोग करना चाहिए, मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन करना चाहिए और किसान शिक्षा को है वो प्रशिक्षण करना चाहिए। अगला है प्रमाणीकरण। क्या है, जैविक खेती में प्रमाणीकरण प्रक्रिया और मानकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अपन को बताना है कि सर्टिफिकेशन क्या है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के बारे में अपन को बताना है और डिस्कस डिटेल्स इन अबाउट सर्टिफिकेशन प्लेस एंड स्टैंडर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और जो मान का विस्तार है उनका वर्णन है अपन को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर करना है। अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेशन की या प्रमाणीकरण की, तो प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उत्पाद या कृषि पद्धति को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। जो सर्टिफिकेशन होता है, प्रमाणीकरण होता है। प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी उत्पाद या जो अपना कृषि उत्पाद होता है, कोई उत्पाद या कृषि पद्धति होती है, इसको आधिकारिक रूप से मान्यता मिलती है, ऑफिशियल मान्यता मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट्स, प्रमाणीकरण के तहत है उनको ऑफिशियल मान्यता मिलती है, जो मान्यता प्राप्त प्राधिकरणों या प्रमाण निकायों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती है। और ये मान्यता होती है जो प्राधिकरण होते हैं, प्राधिकरण या प्रमाण
निकाय होते हैं, इनके द्वारा मानकों को पूरा करती है। जैविक खेती के संदर्भ में परमानन यह सुनिश्चित करता है कि किसान द्वारा उपयोग किए गए उत्पाद और प्रथाएं विशेष रूप से जैविक मानकों का पालन करती है। अगर मैं जैविक खेती की बात करूं तो जैविक खेती के अंदर प्रमाणीकरण होता है, वो ये सिद्ध करता है या फिर ये सिद्ध करता है कि जो जैविक खेती के संदर्भ में परमानन यह सुनिश्चित करता है, यह सिद्ध करता है कि किसान के द्वारा उपयोग किए गए उत्पाद और प्रथाएं हैं, ये विशेष रूप से जैविक मानकों का पालन करती है, जो पर्यावरण की स्थिरता, जैव विविधता और मृदा की सहन को बढ़ाता है। क्या करता है? मृदा की है वो सहन, यानी कि जो उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, साथ ही ये अन्य लाभों को सुनिश्चित करता है। अगला है जैविक खेती में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया। जो जैविक खेती के अंदर अपन सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो क्या है? प्रोसेस की मैं बात करूं तो प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करना। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सर्टिफिकेशन के लिए अपन को अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। दूसरा है फार्म का निरीक्षण करना। पहले आवेदन करेंगे, फिर से जो प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है वो क्या करेगी? अपने फार्म का है वो निरीक्षण करेगी। उसके बाद में अगला प्रोसेस क्या है कि दस्तावेजों की समीक्षा करना। जो अपने दस्तावेज दिए गए हैं, इन दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे, फिर जैविक मानकों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है ये जांच होगी। प्रमाणन का निर्णय लिया जाएगा, सर्टिफिकेशन डिसीजन लेंगे कि इसको प्रमाणीकृत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसके अंदर पीरियोडिक इंस्पेक्शन करेंगे, यानी कि आवधिक निरीक्षण करेंगे। समय समय पर है वो अपने फार्म में उनके ऊपर निरीक्षण करेंगे कि वास्तव में कहीं ये सिंथेटिक मैटर का है वो सिंथेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा परमानेंट नवीनीकरण मिल जाएगा, यानी कि फिर उसके बाद में सर्टिफिकेशन का कुछ समय बाद में रिन्यू करना पड़ता है। अगला है अपना ये हो गया अपना प्रोसेस। अब अपन पढ़ेंगे जैविक खेती प्रमाणन के मानक। जो अपना जैविक खेती सर्टिफिकेशन होता है, इनके लिए कौन कौन से मानक है उनकी मैं बात करूं तो पहला है कि सिंथेटिक रसायनों पर प्रतिबंध करते हैं। क्या करते हैं? पहला मानक है जैविक खेती के प्रमाणन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए सिंथेटिक रसायन होते हैं, इनके ऊपर है वो प्रतिबंध होता है। उसके अलावा और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो मृदा की उर्वरता वो फसल चक्र को अपनाते हैं। क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता और फसल चक्र को अपनाते हैं। गैर GMO बीज और पौधे का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग करते हैं गैर GMO पौधे होते हैं, यानी कि GAMO जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है। इन जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप और बीजों का पौधों का प्रयोग अपन नहीं करते जैविक खेती के अंदर। मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा है वो अपन को सर्टिफिकेट द्वारा प्रदान किया जाता है। जो मान्यता प्राप्त निकाय होती है इनके द्वारा अपन को प्रमाणन या सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है भारत में जैविक उत्पाद का नाम, विधि, बाजार एवं निर्यात संभाव्य का विवरण दीजिए। यानी कि अपन को डिस्कस डिटेल्स अबाउट इन लेबलिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करनी है। जो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर जैविक खेती का है वो लेबलिंग, यानी कि जैविक खेती को है ऊपर क्या लेबल किस प्रकार से करते हैं? लेबलिंग। दूसरा मार्केटिंग, यानी कि वो बाजारीकरण या विपणन किस प्रकार से करते हैं। फिर उनका है वो अपन एक्सपोर्ट है वो किस प्रकार से करते हैं। निर्यात के कौन कौन से संभावना है उनका अपन को विस्तार से वर्णन करना है। भारत में जैविक खाद्यों के उत्पाद का नाम चिप्सी, यानी कि लेबलिंग। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स लेबलिंग की, अगर अपन लेबलिंग की बात करें स्टूडेंट्स की, लेबलिंग है वो कैसे करते हैं? अगर अपन बात करें भारत के अंदर जैविक उत्पादों की लेबलिंग की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? भारत में जैविक उत्पादों की लेबलिंग की बात करें तो जैविक उत्पादों में उपभोक्ता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो जैविक उत्पाद होती है, जैविक उत्पादों में उपभोक्ता को विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो लेबल होते हैं। भारत में जैविक उत्पादों पर लेबलिंग को इसकी प्रमाणीकरण या प्रतिबंधित करना चाहिए और उत्पाद को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा निर्धारित स्थापित जैविक मानकों का है वो पालन करना चाहिए। जो राष्ट्रीय जैविक समन्वित कार्यक्रम है इनके द्वारा है जो मानक होते हैं, इन मानकों को पूरा करने वाले वो होने चाहिए। उसके ऊपर क्या करते हैं अपन? नाम चिप्सी, यानी कि बोले तो लेबलिंग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लेबलिंग करते हैं।
लेबल कौन कौन से प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अपन बात करें तो पहला है एनपीओपी प्रमाणन चिन्ह। कौन सा है स्टूडेंट्स? एनपीओपी सर्टिफिकेट चिन्ह। एनपीओपी सर्टिफिकेट चिन्ह की मैं बात करूं तो ये एक सरकारी योजना है। कैसी है स्टूडेंट्स? एक सरकारी योजना है, गवर्नमेंट योजना है, जो भारत के अंदर है वो जैविक खेती के प्रमाणन को नियंत्रित करती है। भारत के अंदर जैविक खेती के सर्टिफिकेट को कार्य करती है। उसके अलावा जैविक प्रमाणन चिन्ह, ये इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, इंडिया का ऑर्गेनिक लोगो के अलावा उत्पादों पर है वो EU ऑर्गेनिक या USDA ऑर्गेनिक जैसे प्रमाणन चिन्ह भी हो सकते हैं। यदि वे अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों को पूरा करते हैं तो ये प्रमाणन उत्पाद की विश्वसनीयता और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों दोनों को है वो बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। भारत में जैविक उत्पादों का विपणन, अब अगर अपन बात करें मार्केटिंग, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? भारत के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की बात करें कि भारत के अंदर जैविक उत्पादों का विपणन होता है, वो किस प्रकार से होता है? तो भारत में जैविक उत्पादों का विपणन कई रणनीतियों को शामिल करता है, जो जैविक उत्पादों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की मदद करती है। जागरूकता और उपभोक्ता की शिक्षा, खुदरा श्रृंखलाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ब्रांडिंग और प्रमाणन। ब्रांडिंग और प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेट की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो जैविक उत्पाद विपणन की सफलता अक्सर उस उत्पाद की ब्रांडिंग और प्रमाणन पर निर्भर करती है। तो जैविक उत्पाद की मार्केटिंग की सफलता होती है, वो जैविक उत्पाद की मार्केटिंग की सफलता हमेशा ही ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन पर है वो निर्भर करती है। जैविक उत्पादों की निर्यात की संभावनाएं, जो एक्सपोर्ट की कौन कौन सी संभावनाएं बनती है उनकी अगर अपन बात करें, भारत के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की संभावना की बात करें तो पहली है इसमें कि जैविक उत्पादों को वैश्विक मांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग होनी चाहिए। यूरोपीय संघ को है निर्यात और चुनौतियों के और संभावना के बारे में अपन को है वो जानकारी लेनी है। अब अपन एक क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर दिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन पेपर 2022-23 की। अब अपन 2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? 2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की वो बात करेंगे। 2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की बात करूं तो पहली अपनी जो डेफिनेशन है लाइव मल्च, ये अपने रिपीटेड डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन है वो है ब्रीड परचेज, बर्ड परचेज या पक्षी मचान। क्या है स्टूडेंट्स? पक्षी मचान ये एक प्रकार की छड़ी है जो आमतौर पर क्षैतिज होती है, जो पक्षियों के लिए वो ठहरने या विश्राम स्थल अस्थायी रूप में निवास करने का काम करती है। ये क्या होती है? पक्षी मचान की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये एक प्रकार की छड़ी या खंभा होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? ये एक प्रकार की छड़ी या खंभा होती है जो पक्षियों के ठहरने के लिए यानी कि विश्राम स्थल है अस्थायी रूप से रुकने के काम में आती है। किसी पक्षी, जानवर या व्यक्ति के उतरने या आराम करने के लिए ये देहली, बाढ़, शाखा पर टहनी के रूप में इसका अपन है वो प्रयोग करते हैं। वो पक्षी मचान एक तरीके से खेत के अंदर लगाई हुई छड़ी या खंभे होते हैं जिसके ऊपर पक्षी है वो आकर बैठते हैं, उसको अपन है वो पक्षी मचान के नाम से जानते हैं। फिर है तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की अपन बात करें तो एनपीओपी प्रमाणीकरण प्रणाली है। जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एनपीओपी प्रमाणीकरण प्रणाली है जिसमें एक स्वतंत्र संगठन और जैविक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन आदि की वो समीक्षा करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? जो अपना थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण है ये क्या होता है? थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एनपीओपी का सर्टिफिकेशन सिस्टम है। इसमें स्वतंत्र संगठन है वो जैविक मानकों के अनुपालन की सुनिश्चित करने, उनको संपूर्ण उत्पादन, उनका प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन आदि की समीक्षा करता है। अगला है पीकेवीवाई। क्या है स्टूडेंट्स? पीकेवीवाई का मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जैविक खेती को बढ़ावा देना। क्या होता है स्टूडेंट्स? पीकेवीवाई का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जैविक खेती को बढ़ावा देना। पीकेएमवीवाई की बात करें अपन स्टूडेंट्स, जो इसका मुख्य ऑब्जेक्ट होता है, जो एम्स होता है वो क्या होता है?
जैविक खेती को बढ़ावा देना। और जो इसकी शुरुआत है वो 10 दिसंबर 2015 को की गई थी। कब की गई स्टूडेंट्स? 10 दिसंबर 2015 को की गई थी। और इसके अपन फुल फॉर्म की बात करें तो परंपरागत कृषि विकास योजना है। क्या स्टूडेंट्स? अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म में वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है स्टूडेंट्स? परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना जो PKVY होती है, इसका फुल फॉर्म होता है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसकी स्थापना है या इसकी जो शुरुआत है वो 10 दिसंबर 2015 को की गई। कब की गई? 10 दिसंबर 2015 को की गई। और इसका जो उद्देश्य होता है वो जैविक खेती को बढ़ावा देना होता है। क्या होता है? जैविक खेती को बढ़ावा देना। अगला है जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद की गुणवत्ता। जो जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद होता है उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी की बात करें तो पादप उत्पादों में कैरोटीनॉइड का स्तर अधिक होता है। जो जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनके अंदर पादप उत्पादों में कैरोटीनॉइड की उत्पादकता होती है वो अधिक होती है। जैविक फसलों में अधिक खनिज यौगिक होते हैं। आमतौर पर अधिक समृद्धि और भंडारण गुणवत्ताएं होती है। अधिक मात्रा में शुष्क पदार्थ, विटामिन, एमिनो अम्ल और शर्कराएं पाई जाती है। अधिक मात्रा के अंदर शुष्क पदार्थ, विटामिन, एमिनो अम्ल और शर्कराएं वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि माइक्रोबायल पेस्टिसाइड और बॉटनिकल पेस्टिसाइड के बीच में क्या डिफरेंट है। अपन को बताना है सूक्ष्म जैविक पीड़कनाशी और जो वानस्पतिक पीड़कनाशी होती है माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड और बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड, इनके बीच में अपन को डिफरेंट है वो बताना है। अगर मैं बात करूं माइक्रोबायल पेस्टिसाइड की तो सूक्ष्म जीवों पीड़कनाशी में बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ और शैवाल शामिल होते हैं। जो सूक्ष्म जीव पीड़कनाशी होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, वायरस, ये प्रोटोजोआ शामिल होते हैं। जबकि इनमें वो कीटनाशक होते हैं वो पौधों से प्राप्त होते हैं। जो बॉटनिकल पेस्टिसाइड होते हैं ये बॉटनिकल पेस्टिसाइड अपन को पौधों से प्राप्त होते हैं। और माइक्रोबायल पेस्टिसाइड होते हैं ये अपन को सूक्ष्म जीवों से या प्राप्त होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं। इनका उपयोग है कीटों के नियंत्रण में करते हैं। जो माइक्रोबायल पेस्टिसाइड होते हैं इनका उपयोग है वो कीटों के नियंत्रण में करते हैं। और बॉटनिकल पेस्टिसाइड है वो लक्ष्य कीटों पर जल्दी नियंत्रण किया जाता है। बॉटनिकल पेस्टिसाइड के द्वारा लक्ष्य कीटों पर है वो जल्दी नियंत्रित किया जाता है। इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्राइसैंथेमम होता है, जो पायरेथ्रम होता है स्टूडेंट्स। कौन सा होता है? पायरेथ्रम होता है। पायरेथ्रम होता है वो क्राइसैंथेमम से वो प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार का बॉटनिकल पेस्टिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग के बीच में अपन को डिफरेंट बताना है। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग के बीच में क्या डिफरेंट है ये अपन को है वो बताना है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती और कन्वेंशनल फार्मिंग पारंपरिक खेती की बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करो तो इसमें प्राकृतिक उर्वरक जैसे खाद, कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जो अपने नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, इनका प्रयोग करते हैं। जबकि अगर अपन बात करें कन्वेंशनल फार्मिंग की तो इसके अंदर अपन सिंथेटिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, जिन केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर यूरिया, DAP, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस प्रकार के वो व्यापक उपयोग होता है। अपन बात करें कीटनाशक की यानी कि इंसेक्टिसाइड की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड नेचुरल तरीके से फसल चक्र अपनाएंगे, जैविक नियंत्रण करने का प्रयोग करेंगे। जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर अपन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। जो अपने सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड होंगे, केमिकल इंसेक्टिसाइड है, इनका अपन है वो प्रयोग करेंगे। अगर मैं खरपतवार नियंत्रण की बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न प्रकार की जो अपने यांत्रिक विधियों को अपनाएंगे, जिसके अंतर्गत क्रॉप साइकिल हो गया, फसल चक्र हो गया, और अपन बात करें तो फसल चक्र हो गया, मल्चिंग हो गया। उसके अलावा और अपन बात करें तो फिजिकल मेथड हो गई। इन प्रकार की जो विधियां होती है वो जैविक नियंत्रण में अपनाएंगे। और रासायनिक कन्वेंशनल फार्मिंग या पारंपरिक खेती में अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए वीडिसाइड का प्रयोग करेंगे, हर्बिसाइड या शाकनाशियों का अपन प्रयोग करेंगे। अगला है बीज होता है वो नॉन GMO बीज होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन है नॉन GMO बीज का यूज करेंगे। जेनेटिक्स मॉडिफाइड जो बीज होते हैं इनका प्रयोग है अपन वो नहीं करेंगे। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग है वो किया जा सकता है। कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर अपन है वो GMO जो सीड होती है इनका प्रयोग कर सकती है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन GMO सीड का प्रयोग नहीं करेंगे।
उसके अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करूं तो मिट्टी की संरचना पर और उर्वरकता पर है वो जोर दिया जाता है। और पारंपरिक खेती में मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए अपन रासायनिक उर्वरकों का वो प्रयोग करते हैं। और अपन बात करें उत्पाद की गुणवत्ता पर, पर्यावरण के प्रभाव पर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो अपनी कन्वेंशनल फार्मिंग है इसका पर्यावरण के ऊपर है वो अधिक प्रभाव पड़ता है। उत्पाद की गुणवत्ता की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर, रासायनिक अवशेषों से मुक्त होने की पूरी संभावना रहती है, जबकि कन्वेंशनल फार्मिंग से जो अपन को प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो रासायनिक अवशेष उनके अंदर है वो पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इनकी लागत की, तो शुरुआती लागत आती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अधिक आती है और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक अपेक्षाकृत होते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तुलना में सस्ते होते हैं। ये हो गया इनका मुख्य। स्वास्थ्य के बारे बात करें तो उपभोक्ताओं के लिए वो अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जबकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग से तैयार प्रोडक्ट होते हैं ये कम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की फसल अवशिष्ट प्रबंधन किस तरह से जैविक खेती में सहायक होते हैं। जो क्रॉप्स रेजिड्यू होते हैं, हाउ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। फसल अवशिष्ट प्रबंधन होता है, फसल अवशिष्ट होते हैं उनका अपन मैनेजमेंट करके किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इनका प्रभाव बढ़ा सकते हैं उनकी अपन को बात करनी है। मृदा के कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्व और जल धारण में सुधार करता है। मृदा के अंदर ऑर्गेनिक पदार्थ की वैल्यू को बढ़ा देगा। पोषक तत्व और जल धारण क्षमता में सुधार करेगा। अवशेष जलाने का विकल्प प्रदान करता है। मृदा अवशेष संपर्क को बढ़ाता है जिससे मृदा के कार्बनिक पदार्थ का तेजी से विघटन होता है। मृदा के गुणों को बढ़ाता है और कार्बन क्षरण को कम करता है। मृदा की उत्पादकता और पोषण स्थिति को बढ़ाते हैं। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करते हैं। मृदा की जो फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक जो जैविक गुण होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, बायोलॉजिकल गुणों के अंदर है वो सुधार करते हैं। उपलब्ध मृदा का पुनर्चक्रण करता है। क्या करता है, जो उपलब्ध मृदा होती है मृदा का पुनर्चक्रण करता है जिससे मृदा के अंदर बाहरी आपूर्ति की आवश्यकता है वो हो जाती है। कुल और टिकाऊ कार्बन पूल का बढ़ाता है। क्या करता है, कुल और जो टिकाऊ कार्बन पूल होता है उसको है वो बढ़ाता है। मृदा में सूक्ष्म पोषक भंडारण में संरक्षण का समर्थन करता है। मृदा के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उनका स्टोरेज की क्षमता को है वो बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं, जो फसल अवशेष। ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जक पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो होती है, जब अपन अगर जो फसल अवशेष है इनको जलाएंगे तो इनको जलाने से वो विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस के इफेक्ट को बढ़ाती है, तो वो कम होगा, पर्यावरण है वो अनुकूल रहेगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल एवं बहुगुणन पद्धतियां बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, नील हरित शैवाल होती है वो क्या होती है, और इनके जो गुणन होता है, इनके मल्टीप्लिकेशन की जो मेथड्स होती है उनके बारे में अपन को यहाँ डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर मैं बात करूं नील हरित शैवाल, तो नील हरित शैवाल को अपन साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, नील हरित शैवाल को अपन साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल को किसके नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो नील हरित शैवाल को अपन है वो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया का एक समूह है। क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया का समूह है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। जो अपने नील हरित शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इनको अपन है वो साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये एक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया का समूह होता है, यानी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया का समूह है। क्या स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषी। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का समूह है। ये नाइट्रोजन चक्र के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अपना नाइट्रोजन चक्र होता है, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जल पर्यावरण को सामान्यतः पाए जाते हैं। ये जल पर्यावरण होता है जो जलीय पर्यावरण के अंदर पाए जाते हैं। ये अपने नीले हरित रंगत के लिए फाइकोसाइनिन पिगमेंट से वो पहचाने जाते हैं। कौन से वर्णक इनके अंदर है, वो फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। फाइकोसाइनिन नील हरित शैवाल के अंदर है वो फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। इनके द्वारा ये पहचाने जाते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल ये होता है। कौन सा क्लोरोफिल होता है स्टूडेंट्स, नील हरित शैवाल के अंदर अगर अपन वर्णकों की बात करें तो इनके अंदर फाइकोसाइनिन वर्णक और क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है,
क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन वर्णकों के मिलकर ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी पर कुल सबसे पुराने जीवों में से माना जाता है, जो अरबों वर्षों से मौजूद है। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये पृथ्वी के अंदर है वो सबसे पुराने प्रकार के जीवाणु है वो माने जाते हैं। जो सबसे पुराने प्रकार के जीवाणु या जीव होते हैं उनमें से साइनोबैक्टीरिया एक है। यह सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं। जो अपनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उनको ये ठीक करते हैं, यानी कि उनका स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं और इसे ऐसे रूपों में बदल सकते हैं जो पौधों के लिए उपयोग हो। जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडलीय, इन नाइट्रोजन को है वो पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलने का कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण विस्तार करने में कार्य करते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके महत्व की, कि कृषि में नील हरित शैवाल का क्या महत्व है। इनका ये एग्रीकल्चर के अंदर जो अपने ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसकी अपन डियर स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं नील हरित शैवालों का उपयोग अक्सर जैविक खेती में वो किया जाता है। यह मृदा में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने में काम करता है, जिससे ये पौधों के लिए उपलब्ध हो जाए। नाइट्रोजन का है वो स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया कृत्रिम उर्वरक की आवश्यकता को कम करते हैं। जो अपने नेचुरल उर्वरक होते हैं, इन नेचुरल उर्वरकों की प्रक्रिया आवश्यकता को ये कम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग जैविक उर्वरकों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं? जो अपने नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनका उपयोग है अपन जैविक उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं स्टूडेंट्स? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के रूप में अपन इनका उपयोग करते हैं। मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा की जल अवधारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सूक्ष्म जीव गतिविधियों में वो सुधार करते हैं। मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। अगला है, अब अपन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन। जो अपना नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर गुणन की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अपन वो बात करेंगे। किनकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर है वो गुणन की विधियों का है वो अपन बात करने वाले हैं। पहला इसमें आता है वो आता है बाइनरी फ्यूजन। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? बाइनरी फ्यूजन, या जिसको अपन द्विखंडन कहते हैं। अपन बात करें अगर बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन की, किसकी बात करूं मैं? बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन। बाइनरी फ्यूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विखंडन के नाम से वो जानते हैं। इसमें बहुगुणन की ये प्रमुख पद्धति है। नील हरित शैवालों के अंदर बाइनरी फ्यूजन है, नील हरित बीजीय के अंदर है वो गुणन की प्रमुख विधि है। इसमें वो कोशिकाएं दो समान हिस्सों में विभाजित हो जाती है, फिर प्रत्येक हिस्सा एक नया विकसित हो जाता है। जैसे अपन बात करें बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, तो बाइनरी फ्यूजन में एक कोशिका से वो दो कोशिका में बंट जाती है, जिससे प्रत्येक कोशिका से एक नया नील हरित शैवाल है वो उत्पन्न होता है। उसके अलावा है खंडन। अगर अपन खंडन की बात करें तो कुछ प्रजातियों में खंडन के द्वारा भी है वो असंख्य प्रजनन रूप होते हैं। जीव खंडन में वो सेंट्रल जाता है और प्रत्येक खंड से एक नया जीव उत्पन्न होता है। जो जीव होते हैं नील हरित शैवाल वो है खंडों के अंदर वो विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड से वो एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। अगला है संयोजन। संयोजन की बात करें में तो कुछ साइनोबैक्टीरिया में संयोजन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में दो कोशिकाएं एक साथ में आती है। संयोजन या जिसको अपन संयुग्मन करते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संयुग्मन। संयोजन या संयुग्मन की बात करें तो संयुग्मन में क्या होते हैं? नील हरित की दो कोशिकाएं वो एक दूसरे के पास में आती हैं और उनके बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दो कोशिकाएं और नील हरित की एक दूसरे के पास में आती है और जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जेनेटिक्स मैटर के आदान प्रदान करती है और ये प्रजनन की एक आनुवंशिक भिन्नता का कारण बनती है। जो संयुग्मन विधि है, संयुग्मन विधि है नील हरित शैवालों के अंदर है वो आनुवंशिक भिन्नता है वो कारण बनती है। इसका उपयोग है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में करते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वो है नील हरित शैवाल है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए संयुग्मन विधि का है वो प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम है वो अपन है पेपर सॉल्यूशन 2022-23 जो इसका जो पेपर सॉल्यूशन था उसके छठे के तीसरे में वो कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, जैविक उत्पादों के भंडारण एवं परिवहन के लिए निर्देशन कीजिए। कि जैविक उत्पादों का भंडारण करना है, अपन को स्टोरेज करना है और इनका है ट्रांसपोर्टेशन करना है।
परिवहन करना है तो उनके कौन कौन से निर्देश हैं उनके बारे में अपन को बताना है। पहला है भंडारण की स्थिति में। अगर अपन जैविक पदार्थों के भंडारण की बात करें स्टूडेंट्स, तो जैविक उत्पादों को उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, संदूषणों से अपन को बचाने के लिए स्वच्छ, ठंडी और सूखी स्थितियों में संग्रहित करना चाहिए। संदूषण से बचाने के लिए, जो अन्य प्रकार के कवक, प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपन को स्वच्छ, सूखी और नमी रहित स्थानों पर संग्रहित करना चाहिए। भंडारण क्षेत्र में कीटों और रसायनों से मुक्त होना चाहिए। जो भंडारित क्षेत्र है वो कीट और केमिकल से मुक्त होना चाहिए। उसे पर्याप्त रूप से हवादार होना चाहिए। जो होना चाहिए वो एयरेबल होना चाहिए, पर्याप्त रूप से हवादार है वो होने चाहिए। जैविक और गैर जैविक उत्पादों का उचित पृथक्करण आवश्यक है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन से बचा जा सके। जैविक और गैर जैविक उत्पाद होते हैं उनका उचित रूप से पृथक्करण आवश्यक है ताकि उनके अंदर है वो मिक्सर नहीं होना चाहिए। अगला है पैकिंग आवश्यकता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ का पैकिंग की आवश्यकता कौन कौन सी होती है? जैविक उत्पादों एवं ऐसे सामग्री में पैक किए जाने चाहिए। जैविक उत्पादों को ऐसे सामग्री के अंदर पैक करें जो खाद्य संपर्क के लिए सुरक्षित हो और इनमें कोई सिंथेटिक रसायन का प्रयोग ना किया गया हो। अपन को पैकेजिंग के लिए ऐसे प्रयोग का प्रदान करना चाहिए जो खाद्य के लिए प्रयोग किया जा सके और उनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का सिंथेटिक है वो केमिकल नहीं होना चाहिए। अगला है स्टूडेंट्स अपना टेम्परेचर कंट्रोल या तापमान नियंत्रण। भंडारण करने के लिए तापमान एक महत्वपूर्ण बिंदु है। परिवहन की स्थिति में मैं बात करूं तो जैविक उत्पादों को ऐसे वाहनों से परिवहन किया जाना चाहिए जो स्वच्छ और अच्छी तरह से हवादार, संदूषण मुक्त हो। जैविक उत्पादों का प्रोडक्ट को परिवहन करने के लिए ऐसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जो हवादार होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए। और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो अब अगला है कि दस्तावेजीकरण। और अगर अपन पता लगाने की बात करें तो जैविक उत्पादों के परिवहन के दौरान उचित दस्तावेजीकरण होना चाहिए। इसमें वो जैविक परमाणु उत्पाद की उत्पत्ति और परिवहन इतिहास शामिल होना चाहिए। हैंडलिंग प्रक्रियाओं की मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि उनको किस प्रकार से रख रखाव किया जाए, तो जैविक उत्पादों को सावधानी से संभालना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान या संदूषण न हो। भंडारण और परिवहन में लगे श्रमिकों को उत्पाद को सावधानी से संभालने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई क्रॉस या कंटामिनेशन नहीं हो। मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जैविक कृषि उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणीकरण मान्यता की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 2022-23 का जो 7वें का दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर अपन ने वर्णन कर रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है जैविक खेती में फसल उत्पादन के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है उनके अपन को बताना है कि क्रॉप प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्रॉप प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट यानी कि फसल उत्पादन के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है उनके बारे में अपन को बताना है। तो पहली है मृदा उर्वरता। जैविक खेती मृदा उर्वरता बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैविक खेती होती है ये मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैविक खेती मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर होती है। जैविक खेती होती है ये मृदा के स्वास्थ्य और मृदा की उर्वरता यानी फर्टिलाइजर को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर, नेचुरल तरीकों पर ये निर्भर होती है। खाद बनाने, पलवार, फसल चक्रण, हरे खाद जैसे अभ्यासों के मध्य से प्राप्त किया जाता है। जो मृदा की उर्वरता और स्वास्थ्य बनी रहती है वो खाद बनाने से, पलवार के द्वारा, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन अपनाकर, हरे खाद जैसे अभ्यासों के माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है। स्वस्थ मृदा पौधों की वृद्धि का समर्थन करने और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अगला है जैविक इनपुट का उपयोग। जैविक इनपुट सिंथेटिक रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचती है। जो जैविक खेती होती है ये सिंथेटिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक होती है उनके उपयोग से बचते हैं। अगला है इनपुट्स। खाद, गोबर खाद, जैविक उर्वरक शामिल होते हैं। अगर इनपे बात करें जैविक उर्वरक के अंदर इनपुट्स होते हैं उनमें खाद, गोबर की खाद, जैविक उर्वरक है वो शामिल होते हैं। फसल चक्र और विविधीकरण। अगला है फसल चक्र और विविधीकरण। जैविक खेती में फसल चक्र आवश्यक होता है। जो क्रॉप रोटेशन होता है वो आवश्यक होता है। जैविक खेती में जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। कीट और रोग प्रबंधन के लिए अपन को ये सिंथेटिक रसायनों की बजाय है वो प्राकृतिक
तरीकों का है वो जैविक खेती के अंदर प्रयोग करना चाहिए। बीज चयन और प्रबंधन की बात करूं तो जैविक खेती के लिए बीजों का उपयोग करने हैं वो जैविक संशोधन और रासायनिक उपचार से मुक्त होने चाहिए। जीएमओ सीड नहीं होने चाहिए और सिंथेटिक जो उपचार करते हैं अपन बीजों उपचार उनसे वो मुक्त होने चाहिए। जैविक खेती के प्रमाणन की बात करूं, प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, अगर अपन डियर स्टूडेंट्स जैविक खेती का सर्टिफिकेशन की बात करें तो बाजार में जैविक उत्पादों को बेचा जाने के लिए फार्म को जैविक मानकों के अनुसार है वो प्रमाणीकृत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की जैविक खेती का वैश्विक परिदृश्य क्या है? व्हाट इज जैविक खेती का अपन को वैश्विक परिदृश्य के बारे में बताना है। सेंसिरियो व्हाट इज सेंसिरियो ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्लोबली, और वर्तमान के संदर्भ में राजस्थान में जैविक खेती की संभावना की अपन को व्याख्या करनी है। अगर मैं बात करूं जैविक खेती का वैश्विक परिदृश्य तो जैविक खेती को पर्यावरणीय औन्नति, स्वास्थ्य समस्याओं और सततता को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण विश्व भर में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विश्व भर में जैविक खेती की तेजी से बढ़ रही है। विश्व के अंदर जैविक खेती है वो तेजी से बढ़ रही है। अधिक से अधिक किसान सतत प्रथाओं को अपनाते हुए जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। भारत में अगर जैविक खेती की बात करें तो भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिल रहा है, और क्योंकि उपभोक्ताओं को है भी जैविक उत्पादों को लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। भारत में जैविक किसानों को एक बड़ी संख्या है और सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां हैं वो तैयार की है, नीतियां लागू की है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में जैविक खेती की संभावना। तो राजस्थान अपनी शुष्क जलवायु है। क्या है स्टूडेंट्स? शुष्क जलवायु। राजस्थान अपनी शुष्क जलवायु और विविध कृषि जलवायु स्थितियों के साथ जैविक खेती के लिए महान संभावना रखता है। राज्य में एक बड़ा कृषि क्षेत्र है जहां गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन जैसी फसलें अपनाई जाती है। जैविक खेती इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावी हो सकती है क्योंकि रासायनिक उपयोग कम करके और स्थानिक संसाधनों के साथ में अपन इनकी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। राजस्थान में जैविक खेती विशेष रूप से सरसों, जीरा, मूंगफली और कपास जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। राजस्थान के अंदर जो जीरा, सरसों, मूंगफली, कपास होता है इनके लिए जैविक खेती उपयुक्त है। राजस्थान में जैविक खेती की चुनौतियों की बात करें तो संभावना के बावजूद राजस्थान में खेती के जल संकट, कुछ क्षेत्रों में खराब मृदा गुणवत्ता, सॉइल क्वालिटी नहीं है, किसानों के बीच में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियां वो सामना करना पड़ सकता है। अगला है राजस्थान में जैविक खेती का भविष्य और संभावनाएं। राजस्थान के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या फ्यूचर है और उनकी संभावनाएं कौन कौन सी है उनकी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, राजस्थान में जैविक खेती के भविष्य और अपने इनकी संभावना की बात करें स्टूडेंट्स तो जो भविष्य है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जैविक उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को बढ़ाती है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो जैविक खेती का भविष्य ये आशाजनक है क्योंकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जैविक उत्पाद की मांग को ये बढ़ाते हैं। उचित प्रशिक्षण के संसाधन और सरकारी समर्थन के साथ में राजस्थान भारत में जैविक खेती का प्रमुख केंद्र बन सकता है। अगर अपन राजस्थान के अंदर है वो उचित प्रशिक्षण संसाधन है वो समय पर उपलब्ध करवाए तो राजस्थान भारत के अंदर जैविक खेती के रूप में है वो बढ़ सकता है। अब अपन बात करते हैं 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की वो बात करेंगे। 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की अपन है वो बात करने वाले हैं। तो इसमें जो अपना पहली डेफिनेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स कि समृद्ध कंपोस्ट क्या होते हैं? क्या स्टूडेंट्स? समृद्ध कंपोस्ट पहली जो डेफिनेशन है वो है इनर्ज्ड कंपोस्ट या समृद्ध कंपोस्ट। इनर्ज्ड कंपोस्ट या समृद्ध कंपोस्ट की मैं बात करूं तो ये एक प्रकार की खाद है जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा के अंदर होते हैं। अगला है ट्रैप क्रॉप या जाल फसल। ये एक ऐसी फसल है जो कीटों या हानिकारक जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके मुख्य फसल से वो इनको दूर रखती है। ट्रैप क्रॉप होती है ये मुख्य फसल के चारों ओर उगाई जाती है या मुख्य फसल के चारों ओर लगाई जाती है, जो क्या करती है मुख्य फसल के कीट होते हैं, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। अगला है
कन्वर्सन पीरियड यहाँ रूपांतरण अवधि। अगला क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कन्वर्सन पीरियड या रूपांतरण अवधि। रूपांतरण अवधि की मैं बात करूं तो ये एक समय होता है जब कोई खेत या भूमि रासायनिक या जैविक खेती प्राकृतिक खेती में परिवर्तित होता है। कन्वर्सन पीरियड की मैं बात करूं तो कन्वर्सन पीरियड एक समय होता है और इस समय के अंतर्गत जो कोई खेत या अपना कृषि क्षेत्र होता है, ये खेत होता है वो रासायनिक क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रासायनिक खेती होती है, इस रासायनिक खेती से वो जैविक खेती के अंदर क्या होता है, परिवर्तित होता है। अगर अपन बात करें कन्वर्सन पीरियड्स की, रूपांतरण अवधि की, तो इसमें क्या होता है, रासायनिक या जैविक खेती से वो जैविक या प्राकृतिक खेती में परिवर्तित होने का जो समय होता है उसको अपन कन्वर्सन पीरियड बोलते हैं। अगला है नेचुरल फार्मिंग। ये एक ऐसी खेती होती है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेचुरल या अगर अपन प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसके अंदर है वो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को फसल उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके फसल उत्पादन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, खाद की चाय, कंपोस्ट ऑफ टी। कंपोस्ट ऑफ टी की मैं बात करूं तो ये ठोस कंपोस्ट सामग्री के तरल संस्करण है जिसमें घुलनशील पादप पोषक तत्व और लाभकारी सूक्ष्म जीवों का एक जटिल समुदाय होता है। कंपोस्ट टी की मैं बात करूं तो ये क्या होती है, ठोस कंपोस्ट सामग्री होती है जिसमें वो तरल संस्करण, घुलनशील पादप पोषक तत्व और लाभकारी सूक्ष्म जीवों का एक जटिल समुदाय होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट डिफरेंट के बारे में, बायोडायनेमिक खेती और जैविक खेती में अंतर। अपने जो चौथे का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है बायोडायनेमिक खेती और जैविक खेती के बीच में अंतर। व्हाट डिफरेंट बिटवीन बायोडायनेमिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है स्टूडेंट्स, अपन को बायोडायनेमिक फार्मिंग और जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इनके बीच में क्या डिफरेंट है उनकी अपन को यहाँ चर्चा करनी है। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से मुक्त होती है और इनके अंदर अपन है वो नेचुरल इनपुट्स का प्रयोग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नेचुरल इनपुट्स का प्रयोग करते हैं। बायोडायनेमिक की बात करें तो मिट्टी, पौधों और जानवरों को एक परस्पर जुड़े हुए जीवित जीव के रूप में देखा जाता है। बायोडायनेमिक के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपने कृषि स्रोत होते हैं, कृषि संसाधन होते हैं, जैसे मिट्टी, मृदा हो गई, पौधे, जानवर हो गई, इन सभी को एक परस्पर जुड़े हुए जीवित जीव के रूप में देखा जाता है और ये सामान्यतः ब्रह्मांडीय और खगोलीय प्रभावों को शामिल करती है। बायोडायनेमिक के अंदर अपन ब्रह्मांडीय या खगोलीय जो इफेक्ट होते हैं इनको है वो शामिल करते हैं। बायोडायनेमिक ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत है वो 20वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट्स, जो 20वीं सदी है 20वीं सेंचुरी के अंदर है विभिन्न आंदोलनों से विकसित होगी। और बायोडायनेमिक फार्मिंग की बात करें तो 1924 के अंदर, कब स्टूडेंट्स, 1924 के अंदर रुडोल्फ स्टीनर ने, किसने स्टूडेंट्स, रुडोल्फ स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने वो बायोडायनेमिक की शुरुआत की थी। बायोडायनेमिक जो फार्मिंग है इसकी शुरुआत 1924 के अंदर रुडोल्फ स्टीनर के द्वारा विकसित की गई, जबकि 20वीं सदी में ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो विशेष प्रकार के विभिन्न आंदोलनों के द्वारा विकसित हुई थी। अपन बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रमाणन और मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, जैसे USDA, ऑर्गेनिक जैविक भारत, ये होते हैं और इसमें विशिष्ट डेमेटर प्रमाणन है जो जैविक खेती से वो अधिक सख्त होती है। जो बायोडायनेमिक फार्मिंग के प्रमाणन या सर्टिफिकेशन है ये जैविक खेती से क्या होते हैं, अधिक सख्त होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन खगोलीय प्रभाव है वो नहीं देखते हैं, जबकि बायोडायनेमिक में पौधों के विकास, रोपण, कटाई के लिए चंद्रमा के चक्रों और अन्य खगोलीय जो तल होते हैं इनका है वो पालन करते हैं। बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर खाद और जैविक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जबकि बायोडायनेमिक में विशेष तैयारियां का उपयोग जो पौधों को खनिज गोबर से बने होते हैं और सूक्ष्म मात्रा में मिट्टी में मिलाते हैं। और अपन बात करें तो ये क्या होती है, कृषि की प्रणाली के रूप में देखते हैं और बायोडायनेमिक में ये खेत को स्वनिहित समग्र जीव के रूप में देखा जाता है। बायोडायनेमिक फार्मिंग के अंदर खेत को अपन एक समग्रित और स्वनिहित जीव के रूप में और समग्र जीव के रूप में देखते हैं। मृदा की उर्वरता और जैव विविधता पर जोर दिया जाता है, जबकि बायोडायनेमिक में मिट्टी जीवन शक्ति है। क्या है, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य पर गहरा जोर देते हैं, इसको एक जीवित प्रणाली के रूप में अपन वो पोषित करते हैं। अब मुख्य रूप से तो वही अंतर है और बहुत सारे हैं। इसमें अपन वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। बायोडायनेमिक में खगोलीय कैलेंडर के अनुसार अपन बुआई करते हैं,
विशेष बायोडायनेमिक्स तैयारी का उपयोग करते हैं, जैसे हॉर्न सिलिका, हॉर्न मैन्योर आदि का है अपन वो प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अपना जो फोर्थ का सेकेंड अपना डिफरेंट है वो डिफरेंट बिटवीन नाडेव मेथड एंड बेंगलोर मेथड। जो अपने वो कंपोस्ट बनाने की नाडेव मेथड और बेंगलोर मेथड है, इस नाडेव मेथड और बेंगलोर मेथड के बीच में अपन को अंतर बताना है। ये अपने चौथे का दूसरा सेकंड क्वेश्चन, नाडेव मेथड और बेंगलोर मेथड का अपन को बताना है अंतर। तो जो कंपोस्ट बनाने की विधियां ये क्या है, दोनों ये दोनों कंपोस्ट बनाने की विधियां, अपन को यह तो ध्यान रखना है ये कंपोस्ट बनाने की विधियां है। अगर स्टूडेंट्स अपन बात करें नाडेव मेथड और बेंगलोर मेथड की, तो नाडेव मेथड और बेंगलोर मेथड दोनों है ये कंपोस्ट बनाने की विधि है। क्या है स्टूडेंट्स, कंपोस्ट बनाने की विधि है। पहला अंतर अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों विधियां क्या है, कंपोस्ट बनाने की विधियां हैं। किसकी विधियां है, तो कंपोस्ट बनाने की विधियां हैं। अब अपन है वो अंतर देखते हैं। तो जो नाडेव विधि होती है ये एक वायवीय प्रक्रिया होती है और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा सूक्ष्मजीव विघटन करते हैं। जो नाडेव विधि होती है ये कैसे होती है स्टूडेंट्स, वायवीय प्रकृति होती है। कैसे होती है, वायवीय विधि होती है, एरोबिक विधि होती है, वायवीय विधि होती है। और नाडेव विधि के अंदर जो जैविक पदार्थों का अपघटन होता है वो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। नाडेव विधि होती है ये एक वायवीय विधि है। इसके अंदर है वो जो अपना अपघटन होता है जैविक पदार्थों का, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। जबकि जो बेंगलोर विधि होती है ये एनारोबिक मेथड होती है, यानी कि अवायवीय विधि होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स, जो बेंगलोर विधि होती है ये अवायवीय विधि होती है और बेंगलोर मेथड्स के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। दूसरा अंतर की बात करें तो नाडेव विधि का जो विकास है वो विकास किसने किया था, श्री एन.डी. पांड्री के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, नाडेव विधि का विकास है वो एन.डी. पांड्री के द्वारा किया गया था। जबकि जो बेंगलोर मेथड है, बेंगलोर मेथड का विकास एल.एन. आचार्य के द्वारा IISc बेंगलोर के अंदर किया गया था। किसके द्वारा, एल.एन. आचार्य के द्वारा है वो IISc बेंगलोर के द्वारा है वो किया गया। उसके बाद में अपन बात करें इसकी संरचना की, तो जो नाडेव विधि होती है, नाडेव विधि विशेष रूप से निर्मित ईंटों का टैग या टांका में हवा के लिए छेद बनाकर वो करते हैं। जबकि बेंगलोर मेथड में अपन जमीन में खोदे गए गड्ढे या खाई का उपयोग करते हैं। बेंगलोर मेथड के अंदर तो अपन जमीन में खोदे गए गड्ढे या खाई का उपयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, और नाडेव मेथड के अंदर अपन कंपोस्ट बनाने के लिए वो एक ईंटों से निर्मित टैंक या टांका होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं। अगला एक इनके अंदर प्रयोग लेते हैं वो कचरा, गोबर, मिट्टी और की वैकल्पिक परतें बनाते हैं और प्रत्येक परत को पानी से नम किया जाता है। बेंगलोर विधि के अंदर अपन सूखी अपशिष्ट सामग्री की मोटी परतें और जिन पर पानी से घुले हुए गोबर का है वो छिड़काव करते हैं। नाडेव विधि को है वो पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, नाडेव विधि को है पलटने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि टांके में हवा के लिए पर्याप्त छेद होते हैं। खाद को केवल एक बार भरा जाता है और फिर इसको सील कर दिया जाता है। जबकि जो अपनी बेंगलोर विधि होती है इसमें पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी है वो पलटने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये अवायवीय प्रक्रिया होती है और गड्ढे को भरकर है वो छोड़ दिया जाता है। फिर अगला है अवधि, लगभग है वो 3 से 4 महीने के अंदर है वो खाद तैयार होती है। जो नाडेव विधि होती है, नाडेव विधि के अंदर है वो कंपोस्ट तैयार होती है, वो उसका समय लगता है 3 से 4 महीने या 90 से 120 दिन। जबकि जो अपनी ये मेथड है बेंगलोर, इसके अंदर लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। कब लगते हैं, 6 से 8 महीने का समय लगता है। ये इसका मुख्य अंतर हो गए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में जैव उर्वरक की भूमिका बताइए। जो अपनी जैविक खेती होती है उनके अंदर बायो फर्टिलाइजर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बायो फर्टिलाइजर के इंपॉर्टेंस के बारे में अपन को बताना है। तो पौधों और मृदा की आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं बायो फर्टिलाइजर होते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर पौधों और मृदा को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। कीटों और अजैविक तनावों के विरुद्ध पौधे की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। जो कीट तथा जो अजैविक तनाव होते हैं, कीट और अजैविक तनावों के विरुद्ध में पौधों की प्रतिरोधक क्षमता वो उत्पन्न करते हैं। जल संचयन मृदा की संरचना में सुधार करते हैं। जो मृदा की स्ट्रक्चर होती है उसमें सुधार करते हैं।
जल संचयन यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर वृद्धि करते हैं। मृदा और पौधों को स्वास्थ्य पुनर्जीवित करते हैं। मृदा और पौधों के स्वास्थ्य होते हैं उनको बायो फर्टिलाइजर पुनर्जीवित करते हैं। पारंपरिक अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये पारंपरिक अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता को क्या करते हैं? कम करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि और फसल की पैदावार में सुधार करते हैं। क्या करते हैं? जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये पौधों की वृद्धि और फसल की पैदावार के अंदर क्या करने सुधार करने का कार्य करते हैं। और अपन बात करें तो नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? नील हरित शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैविक खेती में उपयोग किए जाने वाले दो विशिष्ट जैव उर्वरक होते हैं जैसे माइक्रोइजियल कवक और नील हरित शैवाल। अगला है हरी खाद वाली फसलों की वांछनीय विशेषताओं को लिखिए। हरी खाद वाली फसलों की जो वांछनीय विशेषताएं होती है उनके बारे में अपन को है वो लिखना है। पहला है ये तेजी से विकास और परिपक्वता वाली होनी चाहिए। इनकी जो विकास होना चाहिए वो तेजी से और परिपक्वता तेजी से होना चाहिए। उच्च बायोमास उत्पादन होनी चाहिए। इनका जो जैविक पदार्थ है वो उत्पादन की क्षमता उच्च होनी चाहिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने की क्षमता होनी चाहिए। इनके अंदर जो ग्रीन मैन्योर होती है उनके अंदर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने की क्षमता होनी चाहिए। संघन मृदा की परतों को तोड़ने के लिए गहरी जड़ प्रणाली होनी चाहिए। जो संघन मृदा परत होती है इनको तोड़ने के लिए गहरी जड़ प्रणाली होनी चाहिए। मृदा और जलवायु की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? मृदा और जलवायु के प्रति एक विस्तृत सहनशीलता होनी चाहिए। खरपतवार व कीटों को दबाने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। उच्च इनके अंदर पोषक तत्व होने चाहिए। मृदा में समिष्ट होना आसान होना चाहिए यानी कि मृदा के अंदर ये विकसित होने आसान होनी चाहिए। और अपन बात करें तो मृदा की संरचना और उर्वरता में सुधार करने की क्षमता उच्च होनी चाहिए। इनके अंदर है वो मृदा की संरचना और मृदा की उर्वरता के अंदर सुधार करने की क्षमता होनी चाहिए। बीज की कम लागत और स्थायी करने में आसान होनी चाहिए। बीज की लागत होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और इनको स्थापित करने की होनी चाहिए। मृदा अपरदन को कम करने की क्षमता होनी चाहिए। मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने की क्षमता, जल धारण क्षमता और रंध्रावकाश को बढ़ाने की क्षमता है वो होनी चाहिए। ये इन ऑर्गेनिक मैन्योर की क्या है विशेषताएं है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती के विभिन्न घटकों को लिखिए। जैविक खेती के घटक की बात करें तो इसमें पहला आता है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, जैविक खाद, जैविक कीट नियंत्रण, एकीकृत कीट प्रबंधन, INM, भौतिक सांस्कृतिक और जैविक नियंत्रण। उसके अलावा बात करें तो न्यूनतम जुताई। क्या है न्यूनतम जुताई? मृदा की संरचना और कार्बनिक पदार्थ के लिए कवर क्रॉपिंग, मृदा की रक्षा या मृदा अपरदन संवर्धन व के लिए फसल है वो लगाना होता है कवर क्रॉपिंग। जैविक संशोधन, नीम केक, जो नीम की खली होती है, हड्डी का चूर्ण होता है, इनका प्रयोग करना चाहिए। खाद बनाना, ऑर्गेनिक मैन्योर को है वो विघटित करना चाहिए। हरी खाद होनी चाहिए। पॉलीकल्चर यानी कि विविधता व मृदा को बढ़ावा देने के लिए फसलें अलग अलग प्रकार की फसलें उगानी चाहिए। फसलों का विविधीकरण होना चाहिए। ये इनके प्रमुख ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स है यानी कि घटक है। पशुधन एकीकरण होना चाहिए यानी कि खाद उपलब्ध होनी चाहिए जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। कृषि वानिकी होनी चाहिए। छाया प्रदान करने के लिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है। एग्रो फॉरेस्ट्री इसका घटक है। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख समस्याओं का लिखिए। ये क्वेश्चन है अपना रिपीटेड है 2023-24 के 7वें का पहला है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि ऑर्गेनिक लोगो क्या है? जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। अपन बात करें ऑर्गेनिक लोगो की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक लोगो। तो ऑर्गेनिक लोगो एक लेबल होता है। क्या होता है? एक लेबल होता है जो ये दर्शाता है कि उत्पाद कार्बनिक अवयवों से बना है। ऑर्गेनिक लोगो होता है ये एक प्रकार का लेबल होता है जो ये दर्शाता है कि जो उत्पाद है ये कैसे बना है? कार्बनिक अवयवों के द्वारा बना है। इसका उत्पादन और प्रसंस्करण विशिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दिशा निर्देश का पालन करता है। इसका जो उत्पादन और प्रसंस्करण होता है ये विशिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दिशा निर्देश को पालन करता है। जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया का निम्न प्रकार से होता है। एक जैविक प्रणाली योजना विकसित करता है। इनके जो एक जैविक प्रणाली जो योजना होती है उसको विकसित करने में निर्माता या संचालक द्वारा एक योजना विकसित को
की जाती है जो बताती है कि ये जैविक उत्पाद को नियमों का क्या करता है, नियमों और विनियमों का पालन करता है। योजना लागू करें और समीक्षा करें। पहले तो योजना बनाए कि जैविक उत्पाद अपन तैयार कर रहे हैं, उनके जो नियम और विनियम है उनको लागू कैसे करें, पहली तो ये योजना होनी चाहिए। फिर उस योजना को लागू करें और समीक्षा करें। जो योजना अपन ने लागू की है और एक प्रमाणीकृत एजेंट इसकी समीक्षा करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये नियम और विनियमों का अनुपालन करता है या नहीं करता है। फिर उनका निरीक्षण होता है। प्रमाणीकरण एजेंट ये सुनिश्चित करने के लिए खेत या सुविधा का निरीक्षण करता है ताकि योजना का पालन किया जाए। निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा। प्रमाणीकरण एजेंट ये सुनिश्चित करता है कि निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करता है फॉर्म या सुविधा नियमों और विनियमों का पालन कर रही है। प्रमाणीकरण प्राप्त करें। फॉर्म या सुविधा निरीक्षण पास लेती है तो प्रमाणीकृत एजेंट एक जैविक प्रमाण पत्र जारी करता है जिसमें उन उत्पादों को सूचीबद्ध किया जाता है जो जैविक रूप से बेचा जाता है। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। जैविक खेती में रोगों और कीटों के लिए एकीकृत नियंत्रण उपाय को विस्तार से लिखिए। जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन अपन रिपीटेड क्वेश्चन है और जैविक खेती में रोगों और कीटों के लिए एकीकृत नियंत्रण उपाय विस्तार से लिखे, ये भी क्वेश्चन है वो रिपीट है। तो आज के पेपर के अंदर है वो अपन ने लगभग 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन है वो आज की क्लास के अंदर किया है। मुझे आशा है जो आज की क्लास है वो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। जो आज अपन ने पढ़ा है ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वो हमें अवगत करा सकते हैं। और फिर भी आपको किसी प्रकार के कंटेंट वगैरह की आवश्यकता है तो सरोकार का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सारे कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ जाके आप कंटेंट का है वो लाभ उठा सकते हैं। अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट से बेस्ट है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।